लास्ट चैप्टर नंबर 5 क्वेरीज ऑन ए सिंगल टेबल। सो हमने स्टूडेंट्स ऑलरेडी देख लिया था अलग अलग क्वेरीज। इसके अंदर हमने देखा था कि एसक्यूएल के बहुत सारे क्वेरीज के कैटेगरीज होते हैं। जैसे हमने देखा डीडीएल क्वेरीज। डीडीएल के अंदर क्या था, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, ट्रंकेट टेबल, राइट। अल्टर टेबल में कॉलम को ऐड करना, कॉलम को निकालना, ये सब रिसाइज करना। फिर हमने देखा डीडीएल। फिर क्या आता है डीएमएल। डीएमएल मतलब डेटा के साथ हम मैनिपुलेशन करेंगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करेंगे, राइट। फिर बच्चों डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, इसमें आप क्वेरी सिलेक्ट क्वेरी इसके अंदर आता है। फिर डीटीएल, डेटा ट्रांजेक्शन लैंग्वेज, कमिट, रोल बैक, कमिट करना, ट्रांजेक्शन हो गया कमिट करो, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो रोल बैक कर दो, राइट। फिर और क्या डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर हम क्या करेंगे, ग्रांट करेंगे। मैं कहीं डीबे हूँ, बाहर जा रहा हूँ, तो मैं मेरे परमिशन क्या करूँगा, ग्रांट करके जाऊँगा। मैं फिर से आ गया, मेरे परमिशन में दूसरे से रिवोक कर लूँगा, राइट। तो ये सारे चीज़ें हमने देखे थे। इसमें हम और कुछ देखने वाले हैं बच्चों। यहाँ पे हमारा फोकस वेयर क्लॉज पे और कुछ हम क्वेरीज देखेंगे, राइट। वेयर क्लॉज बच्चों क्या करता है, कंडीशन होता है। वेयर क्लॉज क्या होता है, कंडीशन, राइट। तो देखो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये तो पता है वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज बच्चों सिलेक्ट क्वेरी के अंदर ही आता है, बट हम कोई कंडीशन से हम डेटा को रिट्रीव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बच्चों देखो, मुझे क्या चाहिए, ऐसे एम्प्लॉय नेम और सैलरी चाहिए, एम्प्लॉय नेम भी चाहिए, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। टेबल का नाम यहाँ पे क्या है, EMP एम्प्लॉय, जिसके वेयर सैलरी ग्रेटर देन 10,000। क्या डिस्प्ले करेगा, 10,000 से जितना जिसका सैलरी ज़्यादा है वैसे लोगों का एम्प्लॉय नेम और सैलरी डिस्प्ले करेगा, राइट। बच्चों खाली अगर यहाँ तक लिखोगे तो क्या आएगा, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो पूरे टेबल में 2 कॉलम को डिस्प्ले करेगा, क्या, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी सबका। बच्चों एम्प्लॉय नेम और सैलरी के जगह पे हम क्या कर दे, अगर स्टार कर दे तो क्या आ जाएगा, ऑल रोज, ऑल कॉलम्स, ऑल रोज, ऑल। बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल रोज बट 2 कॉलम्स, सभी रो आएंगे ना, सारे एम्प्लॉय नेम आ जाएंगे, सारे सैलरी आ जाएगा, लेकिन 2 ही कॉलम आएगा, सारे कॉलम्स आएंगे नहीं, राइट। हाँ, उसके बच्चों पहले देखो, पहले ना डेटाबेस में पहले ये आता है, फिर यहाँ पे उसमें फिल्टर लगा देते हैं। इसमें आता सब कुछ है लेकिन उसमें फिल्टर लगा दिया, लेकिन उन्हीं लोगों का मुझे देखना है जिसका सैलरी किससे ज़्यादा हो, 10,000 से, राइट। दूसरा है वेयर क्लॉज। देखिए यहाँ पे बच्चों कितना कॉलम हमने डिस्प्ले करा है, 3, ID, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। लेकिन बच्चों मुझे किसका चाहिए, जहाँ पे नेम क्या हो, हार्दिक। ऐसा भी हो सकता है 3 हार्दिक हो, क्या हो, 3 हार्दिक हो। तीनों हार्दिक का मुझे क्या मिलेगा, एम्प्लॉय ID मिलेगा, एम्प्लॉय नेम मिलेगा, सैलरी। बच्चों बहुत बार ऐसा होता है ना, कोई बाहर का पर्सन आता है, बोलेगा मुझे उसका काम है, कोई एक नाम बताएगा, राइट। मुझे धीरज का काम है, तो लेकिन उनको पता है धीरज तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट, तो चलो चेक करते। तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉय ID, नेम और सैलरी डालेगा, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, या तो एड्रेस डालेगा सैलरी की जगह पे, वेयर नेम इक्वल टू धीरज। तो 5 रिकॉर्ड आएंगे तो पता लगा लेगा, अच्छा इस 5 में से ये वाला फोटो है, ये वाला एड्रेस में रहता है, राइट। तो ऐसे कर पाएंगे। अब बच्चों देखते हैं, देखो सिमिलरली बच्चों हम लोग जैसे क्या करते थे CPPM में, जैसा हम C के अंदर, सिमिलरली स्टूडेंट्स जैसे हम लोग क्या करते थे CPPM के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर क्या जाता है ना, लॉजिकल एंड लॉजिकल, और सिमिलरली किसमें आता है, SQL में भी वही आता है, राइट। बच्चों देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर, ओके। बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, देखो आप भी यहाँ पे क्या सिलेक्ट करवा रहे हो, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, यही 2 को चाहिए। लेकिन बच्चों कंडीशन क्या है, फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट का वही ना, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर बच्चों सैलरी भी 10,000 से होना चाहिए, प्लस एम्प्लॉय का नाम भी क्या होना चाहिए, सचिन होना चाहिए। दोनों एंड में है, मतलब नाम भी सचिन होना भी पड़ेगा और सैलरी भी 10,000 से ज्यादा होना ही पड़ेगा। तो दोनों जब ट्रू होंगे उन्हीं लोगों का क्या देगा, वो एम्प्लॉय नेम और सैलरी देगा। तो ये किसका यूज हुआ बेटा, एंड का यूज हुआ, राइट। हाँ, और ऑपरेटर बच्चों क्या कहता है, ऑप्शन देता है ना, ये भी 10,000, ये भी चलेगा, या तो 10,000 से ज्यादा हो, या तो सचिन होगा एम्प्लॉय नेम, तो भी कोई इश्यू नहीं। बच्चों जब भी आपको और ऑपरेटर ऐसा कुछ आए तो पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ लिखा सिलेक्ट कॉलम नेम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन 1 और कंडीशन 2। बच्चों कंडीशन ये दोनों मिलके बनेगा ना। बच्चों देख लो CPPM का जो कंडीशन है, हाँ CPPM कंडीशन, इसको कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, यहाँ ये कंडीशन कब बनता है, जब दोनों देखो इफ के अंदर क्या होता है, इफ के अंदर कंडीशन होता है कि नहीं, हाँ। तो यहाँ पे क्या आता है, रिलेशन ऑपरेटर आता है। लेकिन हमने इफ के अंदर ये भी देखा ना, रिलेशन ऑपरेटर यूज करो, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज करो, है ना। ये भी होना चाहिए एंड, ये भी होना चाहिए एंड, ये भी होना चाहिए, राइट। तो ये सारा चीजें बच्चों ये यहाँ पे और क्या गई, 10,000 से ज्यादा होगा सैलरी तो बच्चों ये सिंपल है, क्वेरी सिंपल वे टू गेट देयर मार्क्स।
क्योंकि बस ये लिख के यू विल गेट द मार्क्स, राइट। और ये आएगा ही 100% आएगा, ओके राइट। नेक्स्ट कौन सा क्लॉज है बेटा, ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज का मतलब क्या होता है, या तो आप डेटा को किस ऑर्डर में देखना चाहते हो, असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों बाय डिफॉल्ट कौन से ऑर्डर में देगा आपको, असेंडिंग ऑर्डर। कुछ नहीं लिखोगे तो कौन से ऑर्डर में आएगा, असेंडिंग। कुछ नहीं लिखोगे तो कौन से ऑर्डर में आएगा, असेंडिंग। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आपको स्पेसिफिकली लास्ट में लिखना पड़ेगा, बराबर। मुझे बच्चों सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी, मतलब सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करेंगे लेकिन किस ऑर्डर में आएगा, पहले एम्प्लॉय आईडी के असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। यानी मान लो कि एम्प्लॉय आईडी 101 है, 102 103, तो पहले 101 का रिकॉर्ड आएगा, बाद में 102 का, फिर 103 का। हाँ बच्चों इसमें क्या आएगा बताओ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। बच्चों सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करोगे तो क्या आएगा, सारा रिकॉर्ड आया था, लेकिन आपने क्या दे दिया, ऑर्डर बाय। कौन सा ऑर्डर में चाहिए मुझे डेटा, सिटी और डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों क्या आएगा पहले, डिसेंडिंग ऑर्डर। मान लो कि गुजरात की सिटी, तो पहले कौन सा आएगा, बड़ोदरा, तो वी पहले आ रहा है। फिर बच्चों लास्ट में क्या आएगा, अहमदाबाद आएगा, क्योंकि अहमदाबाद क्या है लास्ट में। फिर बच्चों एम्प्लॉय आईडी कौन सा ऑर्डर में, उस हिसाब से नहीं दिखाएगा। सिटी पहले, जो सिटी पहले बड़ोदरा वाले सिटी वाले हैं उनका रिकॉर्ड आएगा, क्या आएगा, बड़ोदरा। बच्चों लेकिन जो आउटपुट आएगा, एम्प्लॉय आईडी पहले है तो एम्प्लॉय आईडी पहले ही आएगा, एम्प्लॉय आईडी कॉलम पहले आएगा, कॉलम बदलेगा नहीं, कॉलम का ऑर्डर नहीं बदलेगा, लेकिन जो रिकॉर्ड कौन से वाले रिकॉर्ड पहले आएंगे, बड़ोदरा के रिकॉर्ड्स पहले आएंगे। समझ में आ रहा है, ओके। लास्ट में किसके आएंगे, अहमदाबाद के आएंगे, क्योंकि सूरत का रिकॉर्ड भी ऊपर ही आएगा, सूरत एस से स्टार्ट होता है, राइट, तो ऊपर आएंगे, ओके। ये हो गया कौन सा क्लॉज बेटा, ये भी एक क्लॉज है। क्लॉज का मतलब बच्चों कंडीशंस, वेयर बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज, राइट। यहाँ पे एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सिटी। नेक्स्ट क्लॉज बच्चों कौन सा आ रहा है, ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है बेटा, डेटा को ग्रुप बना देता है, क्या बना देता है, ग्रुप बना देता है, राइट। सो लेट्स सी बच्चों, हाँ ग्रुप बाय क्लॉज एक एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज होता है। एग्रीगेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, दो टाइप के फंक्शन आते हैं, एक सिंपल फंक्शन और एक एग्रीगेट फंक्शन। बच्चों एग्रीगेट फंक्शन का मतलब जो हमने एक्सेल में पढ़ा ना बच्चों, मैक्स मीन, मैक्स मीन बच्चों, मैक्स मीन फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शन, ये दोनों अलग क्यों है, क्योंकि मैक्स और मीन फंक्शन है ना, उसको बहुत सारा डेटा चाहिए। बहुत सारा डेटा दोगे तो उसमें से मैक्स निकालेगा, बहुत सारा डेटा दोगे तो मीन निकालेगा, बहुत सारा डेटा दोगे तो एवरेज निकालेगा, बहुत सारा डेटा दोगे तो सम निकालेगा। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट फंक्शन। मतलब उस फंक्शन में पैरामीटर बहुत सारे होंगे, लेकिन मेरा स्क्वायर रूट निकालने के लिए कितना वैल्यू चाहिए, एक ही चाहिए। एब्सोल्यूट निकालने के लिए एक ही चाहिए, फ्लोर निकालना तो एक ही चाहिए, तो उसको कहा जाएगा सिंपल फंक्शन। क्लियर है माइंड में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट फंक्शन एंड सिंपल फंक्शन। सिंपल फंक्शन रिक्वायर्स ओनली वन आर्गुमेंट, व्हाइल एग्रीगेट फंक्शन रिक्वायर्स मेनी आर्गुमेंट, बहुत सारे पैरामीटर चाहिए उसको, राइट, ओके। तो बेटा यहाँ पे क्या ग्रुप बाय क्लॉज यूज करने के लिए क्या होना जरूरी है, एग्रीगेट फंक्शन होना जरूरी है। बच्चों काउंट भी क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है ना, क्योंकि काउंट की वजह क्या करेगा, बहुत सारे लोग होगा तो उसको काउंट करेगा, राइट, ये सारे। तो बेटा एग्रीगेट फंक्शन होना जरूरी है। फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन भी आ सकता है, लास्ट में आप ग्रुप करोगे, राइट। बच्चों मान लो देखो आपके एक कॉलेज में बहुत सारे क्या है बच्चे अलग अलग स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, कोई BCA में है, कोई BCom में है, कोई BBA में है, राइट, ऐसे है। ओके मुझे हाल क्या चाहिए पता, मुझे चाहिए हर स्ट्रीम में कितने बंदे पढ़ते हैं, BBA में इतने बंदे, BCA में इतने बंदे, BCom में इतने बंदे। तो बेटा मुझे काउंट करना पड़ेगा ना, पूरा टेबल होगा, सब डिटेल्स होगा उसके अंदर, लेकिन वो खाली क्या करेगा, ग्रुप बाय क्या कर रहा है, ग्रुप बाय स्ट्रीम, ग्रुप बाय स्ट्रीम। मुझे काउंट भी करना पड़ेगा, हर स्ट्रीम का काउंट भी लेना पड़ेगा ना, समझ में आया। एक टेबल में सब डेटा था, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, BBA के कितने बच्चे, BCom के कितने बच्चे, BCA के कितने बच्चे। तो बच्चों तब वहां पे कौन सा क्लॉज का यूज होगा, ग्रुप बाय, क्योंकि तुम ग्रुप बाय क्या कर रहे हो, स्ट्रीम कर रहे हो और काउंट फंक्शन भी लगा रहे हो। किसके हिसाब से ग्रुपिंग किया तुमने, स्ट्रीम के हिसाब से, कौन से स्ट्रीम में, और वहां पे काउंट फंक्शन भी लगा है। तो देखो एग्रीगेट फंक्शन में क्या है, काउंट आएगा, और ग्रुप बाय में क्या आएगा, ग्रुप बाय क्या, ग्रुप बाय स्ट्रीम, स्ट्रीम के हिसाब से तुमने क्या बनाया, ग्रुप बनाया, राइट। तो यहाँ से बच्चों देखो, यहाँ पे देखो मान लो कि एक डिपार्टमेंट आईडी है, यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि डिपार्टमेंट आईडी 1 है, 2 है, 3 है। बच्चों आपको पता है ना कि एम्प्लॉयज के डिपार्टमेंट आईडी रिपीट होते हैं ना, क्योंकि एक ही एम्प्लॉय मल्टीपल, मतलब 2 एम्प्लॉय होंगे, उनका डिपार्टमेंट आईडी कॉमन हो सकता है कि नहीं। अभी हमने देखा था ना टेबल में, नॉर्मल लेसन में, कि भाई 1 2 3 है, उनका डिपार्टमेंट आईडी दोनों कॉमन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, राइट। तो मुझे जानना है कि भाई तो कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो सिलेक्ट, सपोज यू वांट टू गेट द यूनिक वैल्यूज ऑफ द डिपार्टमेंट आईडी, मुझे यही जानना है कितने डिपार्टमेंट है। तो मैंने क्या करूँगा, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी।
तो बेटा ग्रुपिंग कर दिए। यहाँ पे मैंने कोई एग्रीगेट फंक्शन लगाया नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट काउंटिंग में नहीं था, मेरा इंटरेस्ट इसमें था कि यूनिक डिपार्टमेंट आईडी कितने, राइट। तो तुमने ग्रुप बाय क्या कर दिया, डिपार्टमेंट आईडी कर दिया और सिलेक्ट क्या किया, डीआईडी किया, तो उसका ग्रुप बनेगा ना। तो 1 वाले का ग्रुप अलग, 2 वाले का ग्रुप अलग, काउंट नहीं करा, तो आंसर क्या है 1 2 3, राइट। ओके, मल्टीपल बच्चों भी कर सकते, सिलेक्ट डीआईडी, डेट ऑफ ज्वाइन फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ग्रुप बाय डीआईडी। हाँ बच्चों ये देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चों काउंट वाला लगा है, ग्रुपिंग एंड एग्रीगेट फंक्शन, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ईच एम्प्लॉय वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट। यहाँ पे बच्चों उसका ये वाला आप एग्जाम है तो ये वाला लिखो, क्या प्रश्न है यहाँ पे, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ईच एम्प्लॉय वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट 1 में कितने लोग काम करे, 2 में कितने काम करे, 3। तो बच्चों यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिलेक्ट डीआईडी, डिपार्टमेंट आईडी लेना पड़ेगा और मुझे क्या करना पड़ेगा, काउंट एम्प्लॉय आईडी। हर एक डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट 1 में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट 2 में कितने एम्प्लॉय, तो यहाँ पे काउंट किसको करोगे, एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एज टोटल। बच्चों एम्प्लॉय टेबल को मैंने एक निकनेम दे दिया, पता है ना एज क्या होता है, निकनेम देने के लिए होता है, ये एम्प्लॉय टेबल को हमने निकनेम क्या दे दिया, टोटल। ग्रुप बाय व्हाट, डिपार्टमेंट आईडी से ग्रुप बाय करना है ना, डिपार्टमेंट वाइज हमें क्या काउंट करना है, एम्प्लॉय की संख्या काउंट करना है, तो ग्रुप बाय क्या आएगा, डिपार्टमेंट आईडी। ओके, तो यहाँ बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, 1 में 30 लोग काम कर रहे, 2 में 10 लोग काम कर रहे, 3 में 50 रन कर रहे, ऐसा आपको डिस्प्ले करेगा। ये उसका ट्रू एडवांटेज है ऑफ यूजिंग व्हाट, ग्रुप बाय। बच्चों हैविंग क्या करता है, ग्रुप बाय को फिल्टर लगाता है, क्या लगाता है, ग्रुप बाय। हैविंग जैसे कि वेयर क्या करता है, नॉर्मल डेटा को फिल्टर लगाता है ना, ग्रुप में बहुत सारा आएगा लेकिन मुझे कुछ ग्रुप को निकाल देना। जैसे कि मैं ये चाहता हूँ, मान लो तुम्हारे कॉलेज में बीकॉम है, बीबीए है, बीसीए है और भी ऐसा ऐसा 1 2 है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ, या तो इसका एग्जाम्पल ले लो, मैं चाहता हूँ कि जिस डिपार्टमेंट में 10 लोग से कम है उनका मुझे नाम नहीं देखना है, मुझे ग्रुप बाय मुझे यही चाहिए कि डिपार्टमेंट 1 में कितने लोग काम करें, डिपार्टमेंट 2 में, डिपार्टमेंट 3 में, डिपार्टमेंट 4 में 80। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, 20 लोगों से कम करने वाले डिपार्टमेंट का मुझे डिटेल्स नहीं चाहिए, तो बच्चों कौन निकल जाएगा, ये निकल जाएगा ना, तो उसको बोलते हैं हैविंग क्लॉज। ग्रुप बनाया, खाली ग्रुप बाय करोगे तो ये आएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कुछ उनमें से कुछ ग्रुप को क्या करना है, मुझे निकाल देना है, तो फिल्टर लगा दिया मैंने। तो फिल्टर लगाने के लिए बच्चों किसका यूज होता है, हैविंग क्लॉज का। देखो यहाँ पे हम क्या लिखा है, सेम है बेटा वही। यहाँ पे बच्चों क्या आएगा आउटपुट में, देखो डिपार्टमेंट आईडी आएगा, है ना, यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी और यहाँ पे काउंट एम्प्लॉय आईडी को हमने निकनेम क्या दिया है, टोटल एम्प्लॉय। ऐसा एक डिस्प्ले होगा, कौन सा टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। बच्चों ग्रुप बाय करोगे तो यहाँ पे ग्रुप बन जाएगा 1 2 3, सबका काउंट आएगा, ठीक है। क्या बोला है, काउंट एम्प्लॉय आईडी मिनिमम कितना होना पड़ेगा, 2 से ज्यादा होना पड़ेगा। मतलब बच्चों अगर किसी का 1 आएगा या 2 आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, वो निकल जाएगा, क्योंकि हैविंग क्या करता है बेटा, हैविंग ग्रुप बाय को फिल्टर करता है। नॉर्मल वेयर क्या करता है, नॉर्मल डेटा को फिल्टर करता है, लेकिन हैविंग किसको फिल्टर करता है, ग्रुप को फिल्टर कर देता है। कोई एक ग्रुप को निकाल देगा, राइट, ऐसे ग्रुप को निकाल देगा जिसका एम्प्लॉय आईडी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ नहीं सॉरी बच्चों, वही ग्रुप को डिस्प्ले करेगा जिसपे नंबर ऑफ एम्प्लॉय आईडी कितना है, 2 से ज्यादा, ठीक है। बोला है किसको हमें डिस्प्ले करना है, इसका हैविंग काउंट ऑफ एम्प्लॉय ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी 1 होगा या तो 1 वाले को डिस्प्ले नहीं करेगा, 0 होगा कोई भी नहीं है, या तो एक ही एम्प्लॉय है तो उसको लेगा नहीं, 2 या तो 2 से ज्यादा को ले लेगा, राइट। मान लो कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी में एक ही एम्प्लॉय तो इसको नहीं लेगा, 2 में मान लो 5 जन है, 3 में 8 जन है, ये सबको ले लेगा। समझ में आया, हैविंग क्या करता है बेटा, ग्रुप बाय को फिल्टर करता है। ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप बनाता है, क्या बनाता है, ग्रुप, सिमिलर नेचर का ग्रुप बनाएगा। मैं बोलूँगा बच्चों ग्रुप बाय नगर कर सकते हैं, ग्रुप बाय स्कूल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि इस कौन से स्कूल के कितने बच्चे आते हैं, कौन से स्कूल के कितने बच्चे, तो बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी, सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी, राइट, काउंट मुझे क्या डालना पड़ेगा, सॉरी सिलेक्ट बच्चों में क्या करना है, मुझे सिलेक्ट करना है स्कूल नेम मुझे डिस्प्ले करना है ना, सिलेक्ट स्कूल नेम। काउंट बच्चों में क्या करूंगा, स्टूडेंट आईडी को काउंट करा होगा, उसका कोई नाम दे दूंगा टोटल स्टूडेंट, या तो ये नहीं दोगे तो भी चलेगा बेटा, राइट। फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, राइट, ग्रुप बाय कैसे करूँ, स्कूल नेम, ग्रुप बाय स्कूल, राइट। हैविंग मुझे ध्यान है भाई, जिसमें मेरे 5 बच्चे से कम आ रहे हैं, मुझे उस स्कूल का नाम में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो AI ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से ऊपर वाले होंगे या 5 से ऊपर वाले होंगे, जितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे होंगे उन्हीं स्कूल का नाम आएगा बेटा। यहाँ पे बच्चों का नाम नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, स्कूल का नाम और उस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, हम इंटरेस्टेड किसमें, मैं जानना चाहता हूँ कितने स्कूल यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन 5 से कम बच्चे पढ़ते होंगे, उस स्कूल का डिटेल मुझे मत दो। समझ में आ रहा है बच्चों, यह है ग्रुप बाय और हैविंग का यूज।
अब आया नेक्स्ट कमांड क्या है, डिस्टिंग। डिस्टिंग का मतलब बच्चों होता है यूनिक। डिस्टिंग का मतलब क्या होता है, यूनिक। बच्चों मान लो मैं सेम अगेन ग्रुप बाय हैविंग बच्चों बड़ा है, डिस्टिंग डिस्टिंग है छोटा प्राणी, ग्रुप बाय हैविंग क्या है, बड़ा प्राणी। मैं खाली ये जानना चाहता हूँ, दोनों सुनो ध्यान से, हमारे यहाँ पे बच्चों हमारे ट्रस्ट में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग स्कूल के बच्चे आके पढ़ते हैं, हम खाली ये जानना चाहते हैं। तो बच्चों स्टूडेंट टेबल होगा, कौन सा टेबल होगा, स्टूडेंट टेबल होगा। स्टूडेंट टेबल में बच्चों क्या होगा, जो उनका डेटा होगा, सारे स्टूडेंट का स्कूल नेम तो रिपीट हो रहा होगा ना, एक ही स्कूल के 10 बच्चे तो 10 बच्चों में रिपीट हो रहा होगा। लेकिन मैं खाली जानना ये चाह रहा हूं कि कौन कौन से स्कूल के बच्चे यहाँ पे आते हैं, खाली स्कूल का नाम। तो बेटा मैं खाली अगर स्कूल नेम सिलेक्ट करूंगा तो स्कूल रिपीट होके आएंगे ना, सिलेक्ट स्कूल नेम फ्रॉम स्टूडेंट तो स्कूल रिपीट होके आएंगे। मैं जो क्या लिख दूंगा, डिस्टिंग लिख दूंगा। डिस्टिंग मतलब रिपीट वाले स्कूल का नाम मुझे नहीं चाहिए, खाली यूनिक चाहिए। तो मुझे खाली क्या मिलेगा, आउटपुट में स्कूल के नाम मिलेगा। बच्चों दूसरा का अगर एग्जाम्पल ले, मान लो हमारे कंपनी में बहुत सारे अलग अलग सिटी के गुजरात के काम करते हैं, मुझे खाली ये जानना है कौन कौन से सिटी के लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो मैं खाली सिलेक्ट सिटी करूंगा तो सारे सिटी के नाम रिपीटेड भी आ जाएंगे ना। मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट डिस्टिंग। डिस्टिंग मतलब यूनिक, रिपीटेड होना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों मैंने क्या बोला? ओके देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वही एग्जाम्पल आ गया। सिलेक्ट क्या लिखा, सिटी के पहले क्या लिख देना बेटा, डिस्टिंग। सैलरी बच्चों, हाँ मैं जानना चाहता हूँ मेरे यहाँ पे कितना सैलरी क्या मिल रहा है, तो दो मान लो कि 20,000 नहीं आना चाहिए, 20,000 आना नहीं चाहिए, 20,000 30,000 40,000 ऐसा अलग अलग ही आना चाहिए। बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, सिलेक्ट डिस्टिंग सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब आपके एम्प्लॉय टेबल में जितने भी क्या है सिटी में रहते हैं लोग हैं, वही सिटी के नाम अलग अलग। अहमदाबाद एक ही बार आएगा, वडोदरा एक ही बार आएगा, भरूच भले 5 एम्प्लॉय भरूच के काम करते हैं, लेकिन भरूच कितने बार आएगा, एक ही बार आएगा। समझ में आया, डिस्टिंग। बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, सिलेक्ट देखो डिस्टिंग सैलरी, यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ, सिलेक्ट डिस्टिंग सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय सैलरी। बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं आएगा, कौन सा ऑर्डर में आएगा, असेंडिंग ऑर्डर। मतलब बच्चों कैसा आएगा, 5,000 8,000 9,000। बच्चों 9,000 दो बार आएगा क्या, नहीं आएगा क्योंकि डिस्टिंग कर दिया आपने। 10,000 इस तरह से आएगा। समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट बच्चों क्या है, टॉप क्लॉज। टॉप क्लॉज मतलब हम टॉप के कुछ टॉप 5 मुझे मार्क्स वाले चाहिए, तो उसमें मैं क्या करूंगा, टॉप। बच्चों बोलो क्या आएगा, सिलेक्ट टॉप 2 एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। ऊपर के बच्चों टॉप 2 एम्प्लॉय आएंगे, सिलेक्ट टॉप क्लॉज यूज टू फेच द टॉप n नंबर और x% रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल। टॉप के जो ऊपर के जो होंगे वो आपको डिस्प्ले करेगा, ओके। टॉप 2 बच्चों मार्क्स करेंगे तो मार्क्स बहुत सारे होंगे, मैं क्या हुआ टॉप 2 मुझे लाओ, तो ऊपर के वो 2 देगा, हाईएस्ट वाले वो क्या करेगा 2 आपको डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट क्या आ रहा है, लिमिट क्लॉज। लिमिट क्लॉज यूज टू सेट एन अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टपल्स रिटर्न बाय द एसक्यूएल। बच्चों आपको पता है सिलेक्ट स्टार करोगे सब आ जाता है कि नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कितना, लिमिट 3, मुझे 3 ही रिकॉर्ड दिखाओ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी, लिमिट 3। लिमिट क्या सेट कर देगा, नंबर ऑफ टपल रिटर्न बाय एसक्यूएल। एसक्यूएल तो सब रिटर्न कर देता है स्टार में, लेकिन मैं लिमिट सेट कर, मुझे 3 ही रिकॉर्ड देखना, तो लिमिट सेट कर दो। 10 लिखोगे तो कितना आएंगे, लेकिन बच्चों अगर टेबल में 5 ही रिकॉर्ड है तो तुमने 10 लिमिट कर दिया तो 5 ही आएगा, और नया 5 डाल नहीं देगा, ओके। हाँ बच्चों नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लाइक ऑपरेटर। बच्चों ये टॉप है, लिमिट है, ज़्यादा यूज नहीं होता, ये डिस्टिंग यूज होता है, ग्रुप बाय यूज होता है, हैविंग यूज होता है, राइट। ये बच्चों इसमें से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में। कौन सा ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर, राइट। बच्चों लाइक ऑपरेटर किसके लिए यूज होता है, सर्चिंग के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, सर्चिंग के लिए यूज होता है। जैसे कि बच्चों बहुत बार हमको पता है ना, हमको थोड़ा ही पता होता है उसका सरनेम ये है, लेकिन नाम नहीं पता होता है। हाँ उसका नाम एंडिंग इधर से होता है, लेकिन मुझे नहीं पता है, तो ऐसे चीज़ों को सर्च करने में किसका यूज होता है, लाइक ऑपरेटर का यूज होता है, राइट। बच्चों जिसमें कुछ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज होते हैं, जैसे कि स्टार या परसेंटेज का यूज होता है, एनी सबस्ट्रिंग, और ये जो एक नॉट स्लैश, ये क्या लिखा है, एक सिंपल डैश, या तो एक क्वेश्चन मार्क इसको रिप्रेजेंट करता है, एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और स्टार और परसेंटेज एनी सबस्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। बच्चों यहाँ पे देखो एसक्यूएल लाइक क्लॉज यूज टू कंपेयर ए वैल्यू टू ए सिमिलर वैल्यू यूजिंग द वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर। ये सब वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर है। देयर आर 2 वाइल्ड कार्ड यूजेस इन द कंजक्शन, 2 यूज करते हैं, स्टार या डैश का यूज करो, या परसेंटेज या क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, राइट। परसेंटेज साइन रिप्रेजेंट 0 1 और मल्टीपल कैरेक्टर, ये मल्टीपल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है, जबकि अंडरस्कोर जो है, अंडरस्कोर क्या करता है, सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। नहीं पता चल रहा, डोंट वरी, एग्जांपल में पता चलता है, ओके। क्या है बच्चों, देखो क्या लिखा है बताओ तो इसमें क्या आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय सिटी लाइक सूरत, यानी बच्चों सारे सूरत वाले को ये लेके आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली सूरत जो भी काम कर रहे होंगे
उनके सारे का डिटेल ले लेगा। बच्चों ये बोलो ये क्या आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय नेम वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक ए स्टार। स्टार का मतलब क्या बताया मैंने, कुछ भी हो सकता है। यानी बच्चों क्या देगा वो, ऐसे एम्प्लॉय के नाम देगा जिसका नाम कहां से स्टार्ट हो रहा होगा, ऐसे स्टार्ट हो रहा है, भले अभिनव हो, अरोड़ा हो, कुछ भी हो, सब दे देगा। राइट, ये बताओ बच्चों, एम्प्लॉय नेम और सिटी लाइक सूरत डैश, क्या देगा, कैसे रिकॉर्ड्स देगा, जिसका सिटी में क्या हो बेटा, सूरत और डैश मतलब बच्चों कुछ भी हो, सूरत चलेगा, सूरल चलेगा, सूरम चलेगा, सूरज चलेगा, सब। अगर कोई सिटी का नाम सूरज है वो भी आ जाएगा, तो आगे के 4 लेटर सूरा होना जरूरी। समझ में आया बच्चों, ये क्या देगा बताओ, एस डबल क्वेश्चन मार्क स्टार, एस डबल क्वेश्चन मार्क। बच्चों क्वेश्चन मार्क जो है वही अंडरस्कोर है और स्टार। बच्चों ये क्या देगा कि ये दो कोई फिक्स हो, स्टार कुछ भी हो सकता है। इसके बाद बच्चों देखो ये, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ का, मैं इसका मतलब बताता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों क्या बता, मिनिमम किसमें, एम्प्लॉय नेम में 3 लेटर तो होना ही पड़ेगा। कितना लेटर होना पड़ेगा, 3 लेटर। स्टार्ट किससे होना पड़ेगा, एस से। बच्चों 2 डैश बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, तो जो अंडरस्कोर है ना, क्या बोल रहा है, 2 तो ना 3, मिनिमम 3 लेटर तो होना ही पड़ेगा। आगे कुछ भी हो बच्चों, यहाँ पे देखा है ना, वही दिख रहा है कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। इसका मतलब बच्चों एस यू आर अलाउड है, यस और नो। तो यू आर स्टार का मतलब तो एनीथिंग ना, जीरो भी हो सकता है। बच्चों एस यू आर एच भी अलाउड है, एस यू आर ए टी भी अलाउड है, लेकिन बेटा ये अलाउड नहीं है, एस ई अलाउड नहीं है। क्योंकि क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि क्या बोला है, मिनिमम 2 डैश तो आना ही पड़ेगा ना। एस के बाद कितना डैश है, 2 डैश है ना, तो आप खाली एस ही लिखोगे तो अलाउड नहीं है, खाली मैं एच ही लिखूंगा तो अलाउड, सॉरी एच ही तो कैसे अलाउड होगा, क्योंकि क्या कहाँ स्टार्ट होना पड़ेगा, एस से। लेकिन बच्चों मैं लिखूंगा ऐसा, एस सी एम लिखूंगा तो अलाउड है कि नहीं, राइट। बच्चों एस सी एम ए एन टी एक्स ये अलाउड है कि नहीं, है ना, क्योंकि 2 लेटर आ गए, उसके बाद कुछ भी हो दैट इज अलाउड, क्योंकि वो क्या है, क्या लगा हुआ है लास्ट में, स्टार लगा हुआ है। स्टार बच्चों जो काम करता है वही काम कौन करता है, स्टार जो काम करता है वही काम करता है परसेंटेज, जो काम अंडरस्कोर करता है वही काम करता है क्वेश्चन मार्क। बच्चों ये इसमें से 100% है, क्वेश्चन एक बनता है लाइक ऑपरेटर। समझ में आया, बट नॉट लाइक ऑपरेटर, नॉट लाइक नेगेशन, लाइक उसका उल्टा दिखाएगा, जो वो दिया उसके अलावा का सब डिस्प्ले करेगा। जैसे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय सिटी नॉट लाइक सूरत, तो क्या डिस्प्ले करेगा बेटा, जो क्या हो सूरत नहीं हो वो सारे डिस्प्ले करेगा, सूरत के अलावा के सारे डिस्प्ले करेगा। ओके समझ में आ गया बच्चों, नॉट क्या है, जो है उसका निगेशन। नेक्स्ट बच्चों क्या है, बिटवीन एंड ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर देखेंगे, बिटवीन बच्चों क्या अगर रेंज देता है, क्या देता है, रेंज देता है। ओके हाँ, विद इन द रेंज ऑफ वैल्यूज। बच्चों ये दोनों क्या है, इंक्लूसिव है, द वैल्यू कैन बी टेक्स्ट डेट नंबर कुछ भी हो सकता है, दोनों इंक्लूसिव है। बच्चों सिलेक्ट स्टार फॉर एम्प्लॉय सैलरी बिटवीन 10,000 एंड 15,000, मतलब क्या 10,000 से 15,000 के बीच के सारे सैलरी वाले आ जाएंगे। समझ में आया, दोनों क्या है, इंक्लूसिव है ना, 10,000 भी इंक्लूडेड है, 15,000 भी इंक्लूडेड, राइट। समझ में आया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, वेयर क्लॉज में यूज हो रहा है सैलरी, बिटवीन सैलरी के बाद क्या आएगा, बिटवीन की वर्ड आ गया, बिटवीन 10,000 एंड 15,000। बच्चों देखो यहाँ पे तुमने एंड भी भूल गए तो भी गलत, बिटवीन कीवर्ड बोल गए तो भी गलत, वही होना जरूरी है। बच्चों यहाँ पे क्या आएगा बताओ, एसएलओ का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आएगा एम्प्लॉय टेबल में से, जिनका डेट ऑफ बर्थ किसके बिटवीन है, 1/1/1985 से लेके 30/12/1990 तक का है, उनका ही क्या मिलेगा तुमको, डेट ऑफ बर्थ मिलेगा। समझ में आ गया, देख कौन सा ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है, बिटवीन। नॉट बिटवीन में क्या लगा, नॉट लगा दो खाली बिटवीन के पहले, तो उसके अलावा के सारे आएंगे, ठीक है। बट नॉट बिटवीन इज यूज्ड टू एक्सक्लूड दोज रोज व्हिच आर मैचिंग द। बच्चों ये दोनों में इंक्लूड नहीं होगा ना, राइट, इन दोनों के अलावा के 10,000 से 15,000 के अलावा के सारे क्या आ जाएंगे, तुम्हारे डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट बच्चों ऑपरेटर है इन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, इन ऑपरेटर। ओके बच्चों इन बच्चों बहुत ही फायदे वाला है। इन क्या करता है, इनका काम क्या है बेटा, मल्टीपल और का काम एक इन कर देता है। क्या करता है बेटा, मल्टीपल और का काम कौन कर लेता है, इन कर लेता है। समझ में आया बच्चों, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या आएगा बताओ तो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इन सूरत बापी बड़ौदा। क्या आएगा बच्चों, सूरत बापी बड़ौदा में काम करने वाले सारे एम्प्लॉय का क्या आएगा, डिटेल आ जाएगा, राइट। बच्चों इनका काम कौन कर पाता, और भी कर पाता ना, क्या लिखता हम,
वेयर सिटी इक्वल टू सूरत और सिटी इक्वल टू बापी और सिटी इक्वल टू बड़ौदा। कितना लिखना पड़ता? उसके यहाँ पे क्या लिख दो, सिटी इन करके ब्रैकेट डाल दो कि भाई इनमें से हो। और जब नॉट इन कर दो क्या, तो राइट, नॉट इन में खाली क्या लिख दो आगे, नॉट इन। बच्चों ये उसका सिंटेक्स पता चल रहा है, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम नॉट इन, इसके में नहीं होना चाहिए, राइट। हाँ बच्चों नेक्स्ट है कॉन्केटनेशन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? कॉन्केटनेट क्या करता है, दोनों को बच्चों कंबाइन कर लेता है। क्या कर लेता है? कंबाइन कर लेता है। एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम को बच्चों मुझे कंबाइन कौन सा नाम से दिखाना है, EMP नेम से दिखाना है फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये दोनों बच्चों कंबाइन होकर डिस्प्ले करेगा। ये दोनों क्या होंगे, मतलब पहले बच्चों दो कॉलम अलग अलग बनता था कि नहीं, अब एक ही कॉलम में दोनों कंबाइन होकर आ जाएंगे। इनका नाम नया बच्चों एज क्या करता है, एज उनको निकनेम देता है। बच्चों टेबल का नाम, कॉलम का नाम, रियल कॉलम का नाम क्या, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है ना, लेकिन हमको ऐसा नहीं दिखाना है। कैसा आउटपुट में दिखना है, EMP नेम दिखाना है, तो आप एज से क्या कर सकते हो, निक नेम दे सकते हो। यानी दो कॉलम कंबाइन होके ये नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, एम्प्लॉय नेम दिखेगा, लेकिन उन दोनों कॉलम क्या होंगे, कंबाइन हो चुके होंगे, राइट। हाँ बच्चों ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर जो हमको पता है ऑलरेडी, सारे किस में आते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर में आते हैं, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। बच्चों लेकिन देखो नॉट इक्वल टू के लिए यहाँ पे ये यूज होता है। हमारे सी में क्या होता था, नॉट इक्वल टू ये होता था ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन, बाकी सारे सेम है। ओके बच्चों यहाँ पे क्या आएगा बताओ, सैलरी इक्वल टू 10,000, जिसका सैलरी क्या हो 10,000 वही रिकॉर्ड। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, सेम है। ये सारे बच्चों इससे आपके डिस्प्ले होगा। ये कौन सा है, ये कौन सा ऑपरेटर है, यहाँ पे सिंपली तुम्हारे कंपैरिजन ऑपरेटर सारे। ओके तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा, एसक्यूएल फंक्शन जो हमने ऑलरेडी बात कर लिया था, जो एक्सेल में भी आता है, राइट। कौन सा है, एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, एसक्यूएल है। बच्चों एग्रीगेट फंक्शन मैंने अभी बताया था ना, ऐसा फंक्शन जिसको क्या चाहिए, पैरामीटर में बहुत सारे वैल्यूज चाहिए। तो बेटा कौन सा फंक्शन है, काउंट फंक्शन। काउंट बच्चों क्या करता है, काउंट को बहुत सारे डेटा चाहिए ना, राइट। काउंट स्टार और काउंट ऑल लिस्टिंग एक्सप्रेशन, राइट। ऐसा बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है, क्या है, एक टेबल है वाला, प्रोडक्ट कंपनी है, क्वांटिटी है, रेट है, कॉस्ट है, ऐसा, राइट। काउंट फंक्शन बच्चों ऐसा लगा सकते हैं, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर। क्या आएगा आउटपुट, 10 आएगा, क्योंकि आपने काउंट स्टार किया है फ्रॉम व्हाट, प्रोडक्ट मास्टर, टेबल है पूरा। काउंट मतलब क्या करेगा बेटा, रो को काउंट करेगा। काउंट में आपने क्या दे दिया, स्टार दे दिया ना, स्टार मतलब सब कुछ। कितना रो है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आइटम 10 लिखा है, 10 रो, ये आउटपुट आ गया। नेक्स्ट बच्चों ये देखो, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर वेयर रेट इक्वल ग्रेटर देन इक्वल 20 या 20 से ज्यादा वाले रेट वाले उनको ही काउंट करेगा। कितने रिकॉर्ड आएंगे वैसे, 7 रिकॉर्ड है। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंग कंपनी। डिस्टिंग कंपनी मतलब बच्चों क्या, कंपनी क्या होना चाहिए, डिस्टिंग होना पड़ेगा। कितने डिस्टिंग कंपनी देखो, 1 है, 2 है और 3 है, 3 ही है ना, इसलिए बच्चों इसका आउटपुट क्या आया, 3 आया। समझ में आ रहा है, काउंट का 3, काउंट ओनली, काउंट विद वेयर क्लॉज, काउंट विद डिस्टिंग क्लॉज, राइट। बच्चों ये कौन से फंक्शन में आता है, एग्रीगेट फंक्शन। क्यों, क्योंकि बच्चों काउंट को बहुत सारे रोस इनपुट मिले हैं ना, पूरा टेबल मिला है। ओके नेक्स्ट क्या है बेटा, सम फंक्शन। सम फंक्शन में बच्चों देखो, सिलेक्ट सम कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर। बच्चों एक ही आंसर आएगा ना, देखो इन सबका एक ही आंसर नहीं आ रहा है, इनपुट बहुत सारे टेबल डिटेल्स ले रहा है, लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, राइट। सम बच्चों करेंगे तो कॉस्ट, पूरे कॉस्ट कॉलम को सम कर दिया ना। हम बच्चों क्या करते हैं, एक्सेल में क्या लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना, इक्वल टू सम, और यहाँ पे इसको रेंज को सिलेक्ट कर देते हो कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक, ऐसा नो, सेम यहाँ पे भी हुआ है। खाली देखो क्या लिख दिया गया, कौन सा कॉलम दे दिया गया, पूरा कॉस्ट कॉलम दे दिया गया। सम विद क्लॉज, सम फ्रॉम वेयर क्वांटिटी ग्रेटर देन 3। बच्चों ये क्या करेगा, 3 नंबर से ज़्यादा क्वांटिटी जिसका है, क्वांटिटी जिसका क्या है 3 से ज़्यादा है, मतलब कौन कौन सा आएगा, 4 5 5, इनका ही बच्चों क्या करेगा, उनके ही कॉस्ट को क्या करेगा, कंबाइन टोटल करेगा, है ना। कॉस्ट किसका, कॉस्ट सम किसका हो रहा है बेटा, कॉस्ट का हो रहा है, लेकिन ऐसे का जिसका क्वांटिटी क्या हो 3 से ज़्यादा। तो बच्चों इसका आंसर आया 320, राइट। नेक्स्ट कौन सा फंक्शन है, एवरेज। बच्चों आपको एग्जाम में एवरेज का ये उसका सिंटेक्स है, एवरेज और सिंटेक्स क्या है, यहाँ पे डिस्टिंग भी लिख सकते हैं हम। ओके हाँ देखो यहाँ पे क्या आएगा, एवरेज कॉस्ट आप डिस्प्ले कर रहे हो, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पूरा जो क्या है कॉलम है उसका क्या डिस्प्ले कर रहे हो आप, एवरेज डिस्प्ले कर रहे हो। तो एवरेज क्या है 67.00। समझ में आ रहा है कि नहीं, कौन सा टेबल से, प्रोडक्ट मास्टर। मैक्स फंक्शन क्या करेगा बेटा, मैक्स, मैक्स ऑफ रेट, रेट का मैक्स देखो कितना है, रेट कॉलम में मैक्स क्या है, रेट का मैक्स क्या है बेटा 30 है, ये सर ना। तो यहाँ पे आपको 30 डिस्प्ले किया। सिंपली आपको क्या लिखना है, सिलेक्ट मैक्स रेट
बच्चों ये एग्रीगेट फंक्शन क्यों है? क्योंकि मैक्स के अंदर क्या पास हुआ है, जो कॉलम पास हुआ है उसमें मल्टीपल वैल्यूज है कि नहीं, उसको में से वो एक मैक्सिमम निकाल रहा है। मेन वैसे ही करेगा काम बच्चों। इसका उसका सिंटेक्स है और ये उसका कोड है, मतलब सिलेक्ट मेन रेट फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर, राइट। एल केस बच्चों, एल केस क्या करता है, लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, लोअर केस में। एल केस में कंप्यूटर पास करूंगा तो क्या कर देगा वो, लोअर केस में कंप्यूटर देगा। अगर यू केस में पास करूंगा, देखो यहाँ पे यू केस बच्चों अपर केस करके तुमने कंप्यूटर पास किया तो क्या किया, सारे को क्या कर दिया, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, है ना। लोअर एल केस क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, यू केस अपर केस में। बच्चों देखो यहाँ पे बच्चों ये कौन से फंक्शन में आ गए हम, एग्रीगेट फंक्शन छोड़ के किस में आ चुके हैं, स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन के बाद क्या इनपुट में बच्चों क्या होगा, एक ही वैल्यू होगा। एग्रीगेट फंक्शन में क्या था, इनपुट में मल्टीपल वैल्यूज था, स्केलर में कितना वैल्यूज होगा, एक ही। जैसे कि बच्चों एल केस में आपने क्या एक ही स्ट्रिंग पास किया ना, आर केस में सॉरी यू केस में भी एक ही स्ट्रिंग पास किया। राउंड भी हम कितने लोगों का करते हैं, एक ही का राउंड करते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है राउंड कर रहे हो किसको, 64.250। कौन से वैल्यू तक चाहिए तुमको, एक ही पोजीशन चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद एक ही चाहिए बच्चों। पता है ना 5 या 5 से ज्यादा होगा तो ये बढ़ जाता है, इसलिए आंसर क्या होगा 64.3 हो गया। बच्चों मोड फंक्शन हमको पता है, राइट। यहाँ बच्चों मोड मतलब क्या देता है, रिमाइंडर देता है ना। 25 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखा है देखो, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। अंडरस्टूड। मोड फंक्शन मिड क्या देगा बेटा, स्टार्ट, बीच में से मिड निकाल देगी नहीं, है ना। मिड कस्टमर नेम में से सेकंड से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाओ, कोई नाम है सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाना है, 5 लेंथ तक जाना है। तो बेटा और उसका नाम दे दिया एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर के पूरे मतलब इसमें से कोई एक कस्टमर नेम जो भी प्राप्त करोगे उसमें से वो क्या करेगा, उस कस्टमर नेम का बच्चों, अगर कस्टमर नेम एक कॉलम है तो हर कॉलम का क्या करेगा, हर डेटा का 2 से लेकर 5 तक पूरा कस्टमर नेम नहीं देगा। कहाँ से स्टार्ट करेगा, 2 से लेकर कहाँ तक जाएगा बच्चों, इसको हम मिड कहते हैं। जैसे ये लिखा है राजेश लिखा है तो क्या देगा बेटा, हाँ स्टार्ट करेगा यहाँ से और 5 गिरेगा, 1 2 3 4 5 यानी एजेस दे देगा। समझ में आया, तो इस तरह से वो डिस्प्ले करेगा। ओके, तो ये कौन सा था, ये क्या था बेटा, 2 फंक्शन थे, 2 देखा हमने फंक्शन के टाइप, एक एग्रीगेट फंक्शन, दूसरा स्केलर फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन मतलब कैसा, ये भी बच्चों एग्जाम में इंपॉर्टेंट आता है। एसक्यूएल फंक्शन के 2 कैटेगरी है, एसक्यूएल फंक्शन के 2 कैटेगरी, एक एग्रीगेट फंक्शन और दूसरा स्केलर। एग्रीगेट फंक्शन मतलब द फंक्शन विच टेक्स मेनी वैल्यूज एंड रिटर्न सिंगल वैल्यू। स्केलर फंक्शन मींस टेक्स सिंगल वैल्यू एंड रिटर्न आल्सो सिंगल वैल्यू, फिर उसका टाइप लिखना उनको लिखना रहेगा, राइट। और एक टॉपिक कवर। So students, next topic is SQL alias. Students, alias का मतलब क्या होता है, alias का मतलब होता है निकनेम। क्या होता है, निकनेम। ओके, जैसे कि हम किसी चीज को क्या देते हैं, निकनेम प्रोवाइड करते हैं, निकनेम प्रोवाइड करते हैं, राइट। यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि कॉलम का जो नाम होता है उसको हमें क्या करना पड़ता है, टेबल के नाम को हमें अलियास देना पड़ता है, यानी निकनेम देना पड़ता है। ओके, सो स्टूडेंट्स सी अलियास क्या है बेटा, कि एक निकनेम होता है, हम या तो कॉलम को देते हैं या तो एक टेबल को देते हैं, और ये टेम्पररी नेम होता है, बराबर। यानी ये जस्ट फ्रेंड्स कॉलम का नेम बहुत बार क्या होता है, यूजर फ्रेंडली नहीं होता, हम जैसा देखने चाहते वैसा होता नहीं। कल भी हमने देखा कि 2 कॉन्केटनेट करके हमने एक नया नाम दिया था, राइट। 2 कॉलम को कॉन्केट करके हम कुछ खुद का नाम देना चाहते हैं तो हम दे पाएंगे, राइट। उसका सिंटेक्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट कोई कॉलम नेम है जिसका ऐसा लिखा हुआ EID, लेकिन मैं उसको जो कि टेबल में है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो कैसा दिखे, एम्प्लॉय ID दिखे। क्या दिखे, एम्प्लॉय, ऐसे एम्प्लॉय ID नाम आना चाहिए। तो हम क्या दे सकते हो, एज यहाँ पे EID लिखेंगे जो ओरिजिनल टेबल के कॉलम का नाम है, और यहाँ पे हम एलियास नेम के यहाँ पे क्या लिख देंगे, एम्प्लॉय ID। तो भले टेबल के कॉलम का नाम EID है, लेकिन हमको क्या दिखेगा, एम्प्लॉय ID फ्रॉम टेबल नेम, राइट। ये कॉलम के लिए सिंटेक्स था, एक पूरा टेबल का सिंटेक्स है। सिलेक्ट कॉलम नेम्स जो भी देते हैं फ्रॉम टेबल नेम एज अलियास नेम, मतलब हम एक उस टेबल को क्या दे सकते हैं, एक शॉर्ट नेम भी दे सकते हैं, राइट। कोई टेबल के नाम को, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट कस्टमर ID एज ID, कस्टमर नेम एज कस्टमर फ्रॉम कस्टमर। ये एक एग्जांपल है जिसमें ये कॉलम कस्टमर ID को कौन से कॉलम से लिखा गया है, ID कॉलम से, और कस्टमर नेम को कौन से कॉलम से, कस्टमर कॉलम से।
राइट, मतलब कॉलम का नाम को सॉर्ट कर दिया, कस्टमर आईडी को आईडी और कस्टमर नेम को खाली कस्टमर फ्रॉम कस्टमर्स, राइट। यहाँ पे किसको दिया गया है अलियास, कॉलम को, किसको अलियास दिया गया, कॉलम को, राइट। ऐसे हम कोई कॉलम को या तो कोई टेबल को हम अलियास दे सकते हैं। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स यूज कहाँ होता है, टेबल वाले का जॉइनिंग में यूज होता है। जॉइनिंग में दो टेबल का नाम बार बार लिखना पड़ता है, राइट, तो बड़े कॉलम को हम छोटे नाम से दर्शा सकते हैं, राइट। तो ये अलियास क्या होता है, कोई चीज का निक नेम देना, या तो हमको जैसा चाहिए वैसा नाम देने को हम अलियासिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट, दैट इज कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, कंडीशन होता है। क्या होता है, कंडीशन बोलो, शर्त बोलो, उसको ये बोलते हैं। यहाँ पे तीन टाइप के कंस्ट्रेंट है आपके, इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी, डोमेन इंटीग्रिटी, रेफरेंशियलिटी, राइट। कितने हैं, एंटिटी, डोमेन एंड रेफरेंशियल, ऐसे तीन आपके इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है। ओके, तो सबसे पहले माइंड में हमारे आता है कि कंस्ट्रेंट का मतलब तो आपने देख लिया, शर्त होता है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी। स्टूडेंट्स, इंटीग्रिटी का होने का मतलब क्या, कि आप के अंदर इंटीग्रिटी है, यानी मैंने मान लो स्टूडेंट्स क्या किया, मैं यहाँ से मैसेज सेंड कर रहा हूँ, हाँ, बॉब है यहाँ पे और यहाँ पे अलाइस है, दो जन है, यहाँ से ये सेंड कर रहा है मैसेज। फॉर एग्जाम्पल उसने सेंड किया है आई हेट यू, 3 लेटर्स सेंड किया है, लेकिन इधर किसी ने मैन इन द मिडल उस हेट को क्या लव में कन्वर्ट कर दिया, तो इधर क्या आया, आई लव यू। तो उस मैसेज में क्या नहीं रहा, इंटीग्रिटी नहीं रहा, क्योंकि मैसेज क्या हो चुका है, बदल चुका है, राइट। तो कहा जाएगा कि वो इंटीग्रिटी फॉलो नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे तुम्हारे कंपनी है, कंपनी में आपने रूल बनाया कि जो भी यहाँ पे क्या हो 18 ईयर से 18 ईयर से बड़े आदमी, मतलब एज के लोग हैं, उन्हीं को हम क्या देंगे, यहाँ पे जॉब देंगे, राइट। लेकिन आपके जानकारी के बिना वहाँ पे कुछ 15 या 16 साल के बच्चे भी काम कर रहे हैं, मतलब आपके कंपनी का इंटीग्रिटी टूट चुका है। क्योंकि आपने इंटीग्रिटी मतलब क्या, रूल्स जो है उसको कंप्लीटली फॉलो ही होना ही पड़ेगा। आपने क्या बोला था 18 साल या 18 से ज्यादा, लेकिन कोई 15-16 साल वाले भी कुछ घुस चुके, तो कंपनी की इंटीग्रिटी टूट चुकी है। समझ में आया बच्चों, जैसे कि दो पर्सन है, उन्होंने वादा किया था एक दूसरे को कि हम ये रूल्स का फॉलो करेंगे आपस में, लेकिन पता चला बाद में कि एक जन कोई फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब उस रिलेशन में क्या नहीं रहा, इंटीग्रिटी नहीं रहा, राइट। तो इसको बोला जाता है इंटीग्रिटी। कंस्ट्रेंट का मतलब शर्त होता है। 3 टाइप के है, एक एंटिटी इंटीग्रिटी, दूसरा है डोमेन इंटीग्रिटी और तीसरा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, राइट। कंस्ट्रेंट सब में आएगा क्योंकि शर्त है। हमें यहाँ पे इंटीग्रिटी मेंटेन करना। इंटीग्रिटी का मतलब क्या बच्चों, एक बार आपने जो रूल सेट कर दिया वो रूल मेंटेन होना चाहिए। अगर वो मेंटेन है तो इंटीग्रिटी मेंटेन है। मैंने ऐसा यहाँ पे क्या कहा, 18 साल से ज्यादा को मैंने एक रूल सेट किया, कंस्ट्रेंट सेट किया कि नहीं, मैंने क्या सेट किया, कंस्ट्रेंट यानी शर्त। मैंने शर्त क्या सेट किया कि 18 से ज्यादा होने चाहिए। अब तुम्हारा काम क्या है, ये सब मैनेज करना। तुम अगर मैनेजर हो, तुम्हें उस इंटीग्रिटी को मैनेज करना है कि हमेशा वो होल्ड हो, कि 18 से कम साल वाले बच्चे घुस ही नहीं पाए। तुमको उसको अगर मेंटेन रख पाते हो तो उसको क्या कहा जाएगा, तुमने इंटीग्रिटी को मेंटेन रखा। समझ में आ गया इंटीग्रिटी का मतलब। ये एग्जांपल से याद रख सकते हो कि मैसेज एज इट इज जाना चाहिए, कोई उसमें बदलाव मॉडिफिकेशन होना नहीं चाहिए, राइट। हाँ, तो 3 इंटीग्रिटी है यहाँ पे, एंटिटी, डोमेन एंड रेफरेंशियल। लेट्स सी वन बाय वन। देखो क्या यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कंस्ट्रेंट का मतलब देखो शर्त लिखा है, ओके। हाँ, क्या लिखा है, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब कि आर रूल्स दैट आर टू बी अप्लाइड ऑन डेटाबेस कॉलम्स टू एंश्योर दैट वैलिडिटी ऑफ डेटा वैलिड होना चाहिए। मैंने ये शर्त सेट किया है तो ये सब फॉलो होना चाहिए। एवरी टाइम डेटा इज एंटर्ड इनटू द पर्टिकुलर कॉलम इट इज इवैल्यूएटेड अगेंस्ट द कंस्ट्रेंट। जब भी डेटा तुम डालो पहले चेक करना पड़ेगा तुमने कंस्ट्रेंट क्या रखा है, 18 से ज्यादा। एवरी टाइम डाटा डालने से पहले एक बार चेक होगा क्या वो रूल फॉलो हुए, राइट। तो हर बार कोई भी काम करने से पहले चेक होगा कि सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए, राइट। एंड ओनली इफ द रिजल्ट कम्स आउट टू बी ट्रू देन द डेटा इज इंसर्टेड। देखो अगर पता चला कि 18 से ज्यादा है तो ही डेटा क्या होगा, इंसर्ट होगा, वरना होगा नहीं। तो उसको बोलते हैं हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, राइट। देखो द कंस्ट्रेंट कैन बी स्पेसिफाइड इमीडिएटली आफ्टर द कॉलम डेफिनेशन, उसको हम कॉलम लेवल कहते हैं, और एक टेबल लेवल। कंस्ट्रेंट हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक कॉलम लेवल पे, दूसरा टेबल लेवल। हम वो एग्जांपल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कितने टाइप का है बेटा, आपको बताया गया 3 टाइप का, एंटिटी, डोमेन और रेफरेंशियल। पहला बच्चों हम देखते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है। स्टूडेंट्स, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब प्राइमरी की हमको प्रोवाइड करता है। ये बच्चों ये हमको अचीव करना है। क्या करना है, ये तीनों को हमको अचीव करना है। आप भी आपका डेटाबेस खुद बनाएंगे,
तो हमें इन तीनों को क्या करना है, अचीव करना है, राइट। ये माइलस्टोन से हमें इनको अचीव करना है। तो पहले को अचीव करने में हमें कौन हेल्प करता है, प्राइमरी की। लास्ट को अचीव करने में हमें कौन हेल्प करता है, फॉरेन की, राइट। इसका हम देखेंगे कि और क्या क्या है जो डोमेन इंटीग्रिटी को मतलब अचीव करने में हेल्प करते हैं। नल आएगा, नॉट नल आएगा, चेक कंस्ट्रेंट आएगा, डोमेन इंटीग्रिटी को हमें अचीव करने में मदद करेंगे, राइट। तो पहला क्या है, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, राइट। ओके, कौन हेल्प करता है बच्चों इसको अचीव करने के लिए, एंटिटी इंटीग्रिटी को, प्राइमरी की। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एंटिटी इंटीग्रिटी इंश्योर्स दैट देयर आर नो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स विद इन द टेबल। और जो प्राइमरी की भी यही अचीव करता है ना, वो इंश्योर करता है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड पूरे के पूरे होने नहीं चाहिए, राइट। एंटिटी के अंदर भी इंटीग्रिटी होना चाहिए, मतलब अगर एक रिकॉर्ड 101 नाम का एक एम्प्लॉय है, उसके सारे रिकॉर्ड्स यूनिक है, ये मतलब ये एक अलग बंदा होगा, 102 वाला क्या होगा, बंदा पूरा ही अलग होगा। ये कौन हेल्प करता है हमें करने में, प्राइमरी की। उसको कहा जाता है क्या, एंटिटी इंटीग्रिटी। क्या कहा जाता है, एंटिटी मतलब एक रिकॉर्ड, एंटिटी मतलब एक रिकॉर्ड, एंटिटी में इंटीग्रिटी है मतलब सारे रिकॉर्ड्स क्या है तुम्हारे अलग अलग है, अंडरस्टूड। ये कौन हेल्प करता है अचीव करने में, प्राइमरी की, राइट। ensures that there are no duplicate records within the table में डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है। the field that identifies each record within the table is unique and never null। बच्चों प्राइमरी की का फीचर क्या होता है, यूनिक प्लस नॉट नल, यूनिक भी होना पड़ेगा एंड नॉट नल होना पड़ेगा, राइट। ओके, हाँ, द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी की इज द कोर ऑफ द एंटिटी इंटीग्रिटी। देखो अगर प्राइमरी की एग्जिस्ट करता है मतलब आपका एंटिटी इंटीग्रिटी अचीव हो जाएगा, राइट। ओके, इफ यू डिफाइन ए प्राइमरी की फॉर ईच एंटिटी दे फॉलो द एंटिटी इंटीग्रिटी रूल। अगर हमने प्राइमरी की डिफाइन कर दिया टेबल में तो उसको क्या हमको अचीव करवा देगा, एंटिटी इंटीग्रिटी को अचीव करवा देगा। क्यों, क्योंकि प्राइमरी की आपको पता है वो क्या होता है, हर एक रो के लिए यूनिक होता है और साथ में नॉट नल होता है, मतलब आईडी आपको देना ही पड़ेगा, नल रख सकते हैं नहीं, बराबर। तो स्टूडेंट्स फीचर्स ऑफ द प्राइमरी की क्या है, मेंटेन यूनिकनेस मेंटेन करता है, ये सब नो, और नल को अलाउ नहीं करता है। पर टेबल कितने प्राइमरी की हो गया, एक ही प्राइमरी की, वन प्राइमरी की पर टेबल। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो मैंने क्या कहा था, इंटीग्रिटी को हम दो लेवल पे डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉलम लेवल पे और एक टेबल लेवल पे। देखो यहाँ पे आप प्राइमरी की जब टेबल बनाओगे, प्राइमरी की को हम दो हिसाब से कर सकते हैं, कॉलम लेवल पे और दूसरा टेबल लेवल पे। बस जो टेबल लेवल पे लिखना हो तो लास्ट में लिखोगे, कॉलम लेवल में करना हो तो उसी कॉलम के बाजू में लिख दोगे। समझ में आया कैसे करना है, कॉलम लेवल करना हो तो देखो यहाँ पे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, क्रिएट टेबल टेबल नेम, क्या लिखा है यहाँ पे, एम्प्लॉय नंबर न्यूमेरिक डेटा टाइप, देखो वहां पे लिख दिया गया ना, वहां पे लिख दिया गया क्या, प्राइमरी स्पेस की। ये कौन सा लेवल कहला जाएगा, कॉलम लेवल, क्योंकि जब कॉलम आ रहा था प्राइमरी का कॉलम है उसी के बाजू में लिख दिया, राइट। बाकी देखो सब सेम है ना, एम्प्लॉय नेम लिया है वेरकेट 20, फोन वेरकेट 10, सैलरी न्यूमेरिक, राइट। और टेबल लेवल पे क्या होगा, नॉर्मली हम जैसे करते थे वैसे, लेकिन खास लास्ट में खाली कॉमा करके क्या कर देंगे, प्राइमरी की ब्रैकेट में जो जिसको तुम्हें क्या करना है, प्राइमरी की करना है उसको लिख दो, तो इसको हम क्या बोलेंगे भैया, टेबल लेवल। कॉलम के बाजू में कर दो तो कॉलम लेवल, और पूरा सब कुछ एज इट इज लिख के बाद में अगर आप लिखो प्राइमरी की और ब्रैकेट में जो कॉलम को देना है, देन दैट विल बी नोन एज द टेबल लेवल। ओके, तो हमने ऐसा डिक्लेयर कर दिया। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यूनिक की इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। जैसे कि आपने देखा कि प्राइमरी की का मतलब बच्चों क्या होता है, यूनिक भी होता है प्लस क्या होता है, नॉट नल। बच्चों प्राइमरी की जैसा ही और एक की होता है जिसका नाम क्या है, यूनिक की। बच्चों यूनिक की का मतलब क्या, ओनली यूनिक, लेकिन क्या नहीं होगा, नॉट नल नहीं होगा, उसमें नल हो सकता है। क्या हो सकता है, नल हो सकता है। बच्चों एक टेबल में कितना प्राइमरी की होगा, एक ही प्राइमरी की हो सकता है, बट एक टेबल में कितने भी क्या हो सकते हैं, यूनिक की हो सकते हैं, राइट। क्योंकि यूनिक की में क्या आ जाता है, नल आ जाता है, समझ में आया। लेकिन वो इंश्योर करेगा कि कोई वैल्यू रिपीट ना होता, यूनिक का नाम ही क्या है कि रिपीट ना होता। ओके, requires that every value in a column or set of columns be unique. It doesn't allow what duplicate values in the table. Like primary की, तो primary की भी क्या यूनिक है ना, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नॉट नल, राइट। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे बच्चों देखो क्या लिखेगा, ये कौन सा लेवल है बताओ, टेबल लेवल है कि कौन सा लेवल है, टेबल लेवल या कॉलम लेवल। क्यों, क्योंकि लास्ट में सब होने के बाद यहाँ पे क्रिएट टेबल टेबल सब यूनिक डिपार्टमेंट आईडी, यानी मुझे डिपार्टमेंट आईडी को क्या लेना है, यूनिक लेना है बच्चों। लेकिन यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट आईडी में क्या हो सकता है, नल आ सकता है, डिपार्टमेंट आईडी में क्या आ सकता है, नल आ सकता है, क्योंकि आपने क्या डिक्लेयर किया है, यूनिक डिक्लेयर किया है। ओके, हाँ देखो बच्चों हम अल्टर टेबल से भी कर सकते हैं। मान लो कि हमने क्रिएट टेबल कर दिया था, हम भूल गए थे उसमें यूनिक कांस्टेंट डालने के, तो बाद में भी हम कर सकते हैं।
क्या लिखा है देखो, अल्टर टेबल नेम ऐड कंस्ट्रेंट। पहले हमने नहीं डाला था, हमने काम कर दिया था, फिर सोच रहे नहीं अब उसमें ये कंस्ट्रेंट मुझे ऐड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, अल्टर टेबल नेम ऐड कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का नाम है ये नेम यूनिक, राइट। ऐड कंस्ट्रेंट नेम, कौन सा कंस्ट्रेंट है, यूनिक। और किसको हमने कर दिया, डिपार्टमेंट नेम को, यानी डिपार्टमेंट नेम क्या होना पड़ेगा, यूनिक होना पड़ेगा। ये अल्टर टेबल का यूज होता है जब आपने कोई कंस्ट्रेंट भूल गए थे डालना, थोड़े के बाद आप डालना चाहते हो तो हम अल्टर टेबल करके। बच्चों इस कंस्ट्रेंट का नाम है क्या, नेम यूनिक। ओके, हम कंस्ट्रेंट को नाम भी दे सकते हैं। ओके, नाउ सपोज स्टूडेंट्स, अब तुम आपके ऐसा है d name value is already exists like insert into department table values this, when you execute this command system will fire error and reject the record like this कि भाई तुम्हारा कौन सा हो गया, मतलब वायलेट हो गया, कौन सा वायलेट हो गया, तुम्हारा यूनिक की कंस्ट्रेंट वायलेट हो गया। स्टूडेंट्स क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आपने डिपार्टमेंट टेबल में क्या डाला, 12 HR, और मान लो कि HR ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, HR नाम का क्या था, ऑलरेडी क्या था, एक रिकॉर्ड था। तुम अभी फिर से क्या डाल रहे हो, 12 HR, तो अलाउ करेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये कौन सा हो गया, वायलेशन ऑफ यूनिक कंस्ट्रेंट, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज इन द कॉलम नेम डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट नेम में ऑलरेडी क्या था, तुम्हारा HR था, तुम अभी HR था, फिर आपने इंसर्ट करना चाह रहे हो, अब वो अलाउ करेगा नहीं, क्योंकि कौन सा कंस्ट्रेंट लागू हो चुका है उसके अंदर, यूनिक कंस्ट्रेंट लागू हो चुका है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। ऑलरेडी तुम्हारे पास एक टेबल था जहाँ पे तुमने यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया था, ऑलरेडी एक HR नाम का एंट्री था ही, राइट, 11 नंबर का HR का एंट्री था। अब तुम फिर से 12 HR कर रहे हो। पहले अगर आप इस कंस्ट्रेंट को ऐड नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं, लेकिन क्योंकि आपने क्या कर दिया है, उस डिपार्टमेंट नेम को यूनिक कर दिया है, अब तुम फिर से HR डालोगे तो एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ये अलाउड। क्योंकि बच्चों देखो यही तो खूबी है इसका, तुमने एक बार कंस्ट्रेंट डाल दिया, अब वो कुछ भी नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने से पहले चेक करता है, क्या नहीं इसको तो तूने यूनिक बोला था, ये तो डुप्लीकेट हो गया, इसको मैं एंट्री होने दूंगा नहीं। तो समझ में आया कंस्ट्रेंट क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, टेबल में रूल्स लग चुके हैं, कुछ भी डेटा इंसर्ट होने से पहले सारे रूल्स होके पास होके आना पड़ेगा, सारे रूल्स पास होंगे तो ही क्या होगा, एंट्री होगा, राइट। ओके बच्चों, मैंने डिफरेंस बता दिया प्राइमरी की और यूनिक की में। पर टेबल कितना होगा, प्राइमरी की एक ही होगा, यूनिक की क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। प्राइमरी की नल नहीं हो सकता, यूनिक की के अंदर क्या आ सकता है, नल आ सकता है, राइट। प्राइमरी की से यूनिक की आइडेंटिफायर ऑफ द रिकॉर्ड, यूनिक की इज टू प्रिवेंट डुप्लीकेट, दोनों का पर्पज अलग है। प्राइमरी के सारे रिकॉर्ड्स को यूनिक करता है, जबकि यूनिक की क्या करता है, एक ही कॉलम के अंदर कोई डुप्लीकेट्स ना आ जाए उसका वो ध्यान रखता है। बच्चों ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना कि डिपार्टमेंट नेम भी रिपीट नहीं होना चाहिए। एक कॉलेज है तो डिपार्टमेंट नेम थोड़ी अलग अलग होगा, बीकॉम है, बीबीए है, बीसीए, तो 2 बार थोड़ी बीकॉम आएगा, समझ में आएगा नहीं। तो डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नेम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो ये आंसर करेंगे। पहला कंस्ट्रेंट हमारा हो गया बेटा, कौन सा था, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। कौन सा कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी, किससे अचीव होता है, प्राइमरी की एंड यूनिक की, राइट। दूसरा आया क्या बेटा, डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। स्टूडेंट्स डोमेन का मतलब क्या होता है, एक कॉलम के अंदर व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज, एक कॉलम के अंदर, सुनो ध्यान से, एक कॉलम के अंदर व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका डोमेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यहाँ पे मान लो कि सारे बीसीए के कॉलेज है सूरत में, तो हम लोग पूरे सूरत के बीसीए के कॉलेज का क्या बना देंगे, ड्रॉप डाउन बॉक्स बना देंगे। गूगल फॉर्म भरवाते वक्त क्या बना देंगे, ड्रॉप डाउन बॉक्स। तुम उतने में से सिलेक्ट करोगे नहीं जितना अवेलेबल है, एचडी जैन, सी पटेल, उतना सिटीजन, तो इसका मतलब कॉलेज के नेम का वो डोमेन है, उसके बाहर का नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता राधे श्याम बीसीए कॉलेज, ऐसा कोई बच्चा डालता है तो अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि वो डोमेन के क्या है, बाहर है। समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन। हाँ, जैसे कि बच्चों वेजिटेबल्स का भी एक डोमेन है, हम जो रेगुलरली वेजिटेबल्स खाते हैं, तुम बोलोगे मैं MYZ वेजिटेबल खा रहा हूँ, तो वो वेजिटेबल के नेम में है ही नहीं, मतलब उस डोमेन के क्या है, वो बाहर है। यस, मोर ओवर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आप एसटीएन कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हाँ, तो आपको बेटा क्या मिला है, एनरोलमेंट नंबर मिला है, रोल नंबर मिला है, ओके, तो आपको एक लिमिट दिया गया है। अब मान लो सी पटेल का बच्चा बोल रहा है मैं यहाँ पे पढ़ूंगा आगे, उसने तो वो डोमेन के बाहर है। तुम्हारे कॉलेज के पास तुम्हारे एनरोलमेंट नंबर का एक डोमेन है कि इतने में से हमारे स्टूडेंट है। कोई बाहर का बच्चा आके क्या करेगा, लाइब्रेरी कार्ड लेके आएगा इश्यू करने के लिए, तो क्या होगा, उस डोमेन से बाहर आ जाएगा ना, और रोल नंबर उतना सेट ही उसका डोमेन, उसके बाहर आएगा तो उसको अलाउ करेगा नहीं, राइट। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट व्हिच एंश्योर्स दैट ऑल डेटा इन ए फील्ड कंटेन्स द वैलिड वैल्यूज। देखो मैंने क्या बोला, कॉलेज के डोमेन में इतने ही कॉलेज है सूरत में, सबको पता है,
नया कोई डालना चाहेगा तो बोलेगा ना ये तो डोमेन के बाहर है। डोमेन का मतलब क्या, एक एट्रीब्यूट का ऑल पॉसिबल वैल्यूज, एक एट्रीब्यूट का ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ये वैल्यूज है, राइट। तो हाँ, द डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आर यूज्ड टू इंपोज रेस्ट्रिक्शन ऑन सम पर्टिकुलर कॉलम डोमेन वैल्यू। बच्चों इसका ये बहुत ही काम का, ये एक रेस्ट्रिक्शन डालता है कि ऐसा ही होना चाहिए, राइट। द डोमेन कंस्ट्रेंट कैन बी डिफाइंड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द स्कीमा। जब टेबल बनाते हैं तभी हम बना सकते हैं। दिस कैन बी एनफोर्स इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग, इतने टाइप के होते हैं, चेक, डिफॉल्ट, नॉट नल एंड नल। ये चार बच्चों क्या है डोमेन कंस्ट्रेंट। देखो बहुत ही इजी है। पहला सबसे यूजफुल बच्चों क्या है, चेक, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एग्जांपल दिया था कि मैं एक पर्टिकुलर कॉलम है जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम है डेट ऑफ बर्थ। क्या है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बच्चों, आपको डेट ऑफ बर्थ में बच्चों क्या होगा, आपने देखा होगा कि कुछ जगह पे बच्चों कुछ ऐसे साइट्स होते हैं जिसमें छोटे बच्चों को अलाउड होता नहीं। आपका एज अगर उस एज से, एक पर्टिकुलर एज से ज्यादा होगा तो ही आप क्या कर सकते हो, अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो चेक कर लेता 18 साल से ज्यादा है तभी आपको बोलेगा एंटर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ छोटा वाला डालोगे आगे बढ़ने ही नहीं देगा। ये सर नो, इसका मतलब क्या, उस कॉलम में बच्चों चेकिंग है, चेक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। कौन सा कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, चेक। वो चेक कर रहा है कि उसका इससे ज्यादा ही होना चाहिए तो ही वो क्या करेगा, उसको अलाउ करेगा। तो समझ में आ गया कि नहीं। उस पर मतलब हम कह सकते हैं, या तो बच्चों हम और एक एग्जांपल ले, देखो हम एक सैलरी नाम का एक कॉलम है। हमने बोला कि हमारे कंपनी में मिनिमम सबका सैलरी यहाँ पे 10,000 तो होना ही चाहिए, राइट, मिनिमम सैलरी। तो बच्चों 15,000, 20,000, 30,000 कोई इशू नहीं, लेकिन कोई बंदा इंसर्ट कर रहा है कि 5,000, तो पहले चेक करेगा ना। इस कॉलम पे हमने चेक कंस्ट्रेंट लगा दिया कि भाई इंसर्ट करते वक्त आंसर करना क्या होना चाहिए, सैलरी 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। 5,000 डालने जाएगा तो एंट्री करने देगा क्या, नहीं। तुम डालने इंसर्ट करोगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, एम्प्लॉय आईडी डालोगे, सैलरी में लेकिन 5,000 डाला, डेट ऑफ बर्थ सब डाला है, पूरा रिकॉर्ड डालते जैसा इंसर्ट इनटू किया, लेकिन क्या बोलेगा, जैसे कौन सा कंस्ट्रेंट वायलेट हो जाएगा, चेक कंस्ट्रेंट बोलेगा कि नहीं, क्योंकि तुमने रूल सेट किया क्या होना चाहिए, सैलरी ग्रेटर देन 10,000 होना चाहिए, राइट। तो बच्चों देखो कैसे हम ऐसा बनाते हैं। तो बच्चों हुआ क्या, तो ये जो सैलरी कॉलम है, सैलरी कॉलम है, एट्रीब्यूट है, उसने क्या किया, उसके अंदर हमने चेक कंस्ट्रेंट लगा दिया। कौन सा कंस्ट्रेंट लगा दिया, चेक कंस्ट्रेंट, कि भाई कुछ भी डालने से पहले चेक कर, ये होना, ये सेटिस्फाई होगा तभी ये होगा। तो बच्चों देखो, तो फिर हम लोग निश्चित है ना, जो डेटाबेस का ओनर उसको पता है इस कॉलम में वही कॉलम होगा, डेटा होंगे जो 10,000 से ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर क्या लगा हुआ है, कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, राइट। हाँ, कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज जो हम नॉर्मल लिखते हैं, राइट, चेक कंस्ट्रेंट, चेक में कोई एक्सप्रेशन डाल दो। एग्जांपल देखो मैंने क्या बोला कि हमारे यहाँ का, मेरे जो कंपनी है, मेरे कंपनी में लोग सिर्फ सूरत, बड़ौदा और वापी वालों को मैं अलाउड करूँगा। अगर कोई अहमदाबाद वाला है, कोई अगर राजकोट वाला है, मैं उसको अलाउड करूँगा नहीं। तो बेटा मैं उसके लिए क्या क्वेरी लिख दूंगा, सिटी वेरकेर 10, सिटी और जैसे नॉर्मली हम डिक्लेयर करते हैं वेरकेर 10, चेक सिटी इन सूरत, बड़ौदा, वापी। ये चेक करना कुछ भी इंसर्ट होने से पहले कि ये सिटी कहाँ से होना पड़ेगा, सिटी सूरत, बड़ौदा और वापी में से होना पड़ेगा। कल हमने इन ऑपरेटर देखा था, राइट। तो इन तीनों में से होगा तो ही क्या करना, उसको अलाउ करना। समझ में आया। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, राइट। कोई हम कॉलम नाम पे ऐसा हमने सेट कर दिया। वैसे स्टूडेंट जो सैलरी वाला होगा तो क्या करोगे, सैलरी जो भी नंबर है, न्यूमेरिक है, चेक, यहाँ पे कंडीशन चेक क्या लिखोगे, सैलरी ग्रेटर देन 10,000, 10,000 से ऊपर वाले को क्या करेगा, वो अलाउ करेगा, उसके बिना इंसर्ट नहीं करेगा। ओके, दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है बेटा, नॉट नल। बच्चों आपने आगे नॉट नल लगा देना है, सिंपली क्या लगा देना है, नॉट नल। एम्प्लॉय नेम वेरकेर 20 नॉट नल। तो क्या होगा, अभी जैसे ही आप उसके अंदर एम्प्लॉय नेम खाली डालोगे वो अलाउ करेगा नहीं, क्योंकि वो क्या है, नॉट नल। क्या नहीं अलाउ करेगा, मान लो तुमने एम्प्लॉय आईडी डाला लेकिन नेम को खाली रखने की सोच रहे हो, इंसर्ट इनटू की क्वेरी लिखा सब, राइट, लेकिन नेम नहीं दे रहे हो, डबल कोट सिंपली मतलब उसको खाली छोड़ दे रहे हो, तो स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि तुमने कंस्ट्रेंट क्या रखा है, नॉट नल, राइट। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। क्या कंस्ट्रेंट है बेटा, स्टूडेंट्स मैंने सैलरी को डिफॉल्ट क्या डाल दिया, 15,000। मतलब अगर तुम सैलरी कुछ भी नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, 15,000 ले लेगा। कोई अगर सैलरी डाल ही नहीं रहा है तो फिर डिफॉल्ट वैल्यू क्या है उसका, 15,000। बच्चों बहुत सारे हम वेबसाइट पर कुछ डिफॉल्ट होता है ना, हम कुछ नहीं डालोगे तो वो ले लेता है, राइट। ओके,
So default constraint is used to provide a default value for a column. It is a value that is entered in case no value is provided by the user. अगर in case कोई वैल्यू नहीं देता तो ये वैल्यू कितना ले लेगा, 15,000 ले लेगा. कैसा बच्चों, कॉलम नेम, सैलरी, न्यूमेरिक, डिफॉल्ट 15,000. स्टूडेंट्स ये सबको लिखना कैसे है, जब आप क्रिएट टेबल कर रहे होंगे. क्रिएट टेबल बच्चों करते वक्त कोई भी कॉलम का आता है ना, एम्प्लॉय नेम आएगा कि नहीं, क्रिएट टेबल टेबल नेम, फिर क्या आता है एम्प्लॉय नेम, वहां पे लिख देना. हम लोग पहले यहां तक ही लिखते थे कि नहीं, है ना, क्रिएट टेबल टेबल नेम, फिर कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज, इतना तक ही लिखते थे. फिर कॉमा करके दूसरा कॉलम का लिख देते, नहीं वहां पे कॉमा हटा के ये भी ऐड कर देना, क्या, नॉट नल, फिर कॉमा स्टार्ट करके दूसरा कॉलम का लिखना. सिमिलरली बच्चों यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते थे, क्रिएट टेबल टेबल नेम, एम्प्लॉय आईडी, न्यूमेरिक, कॉमा, नेम, वेरकेट 220, फिर बच्चों मान लो सिटी डालना है तो कॉमा, सिटी, वेरकेट 10, यहाँ तक छोड़ देते ना. लेकिन यहाँ पे आगे और भी ऐड हो जाएगा, क्या, चेक, ये होना चाहिए. फिर कॉमा करके दूसरा कॉलम का डेफिनेशन लिखोगे. समझ में आ रहा है, ये बोल रहा है तुम जब कॉलम को क्रिएट टेबल में जब आप कॉलम बनाते थे उसको और आगे लेके जाओ. अगर कंस्टेंट डालना है तो उसके बाजू में लिख दो. ये बच्चों ये कौन सा लेवल का है, कॉलम लेवल का है ना सब, ये कॉलम लेवल ही आएगा. क्यों, क्योंकि ये कॉलम के लिए बात हो रहा है ना. चेक कंस्टेंट किसके लिए, कॉलम के लिए, एक एट्रीब्यूट के लिए कि उसका डेटा बराबर है या नहीं. राइट बच्चों, डिफॉल्ट समझ में आएगा. नल, नल मतलब क्या, वो नल भी अलाउ करेगा. हाँ, appears to be blank when record in the table do not have a value. आप उस पे क्या, नल मतलब क्या, वो नल भी अलाउ करेगा. एम्प्लॉय नेम में नल भी हो सकता है बच्चों. एम्प्लॉय नेम वेरकेटेड नल का मतलब ये नहीं कि सब नल ही जाएगा. नल मतलब क्या, वो नल भी अलाउड करेगा. यहाँ पे क्या है, कंपलसरी नॉट नल होना चाहिए. ये ऊपर जो नॉट नल हो रहा था ये क्या है, कंपलसरी. इसमें आप क्या नहीं रख सकते हैं, नल रख ही नहीं सकते. कोई आप एम्प्लॉय नेम को खाली छोड़ ही नहीं सकते. लेकिन यहाँ पे वो आपको क्या दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है. स्टूडेंट्स क्या ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ पे उसको आप क्या रख सकते हो, नल भी रख सकते हो. जैसे वो जो फॉर एग्जांपल किसी के पास क्या नहीं है, एम्प्लॉय आईडी, ईमेल आईडी नहीं, तो हम ईमेल आईडी को क्या कर सकते, नल कर सकते. नहीं भी डालेगा ईमेल आईडी, कोई दिक्कत नहीं. समझ में आया. तो इस टाइप के डेटा को नल. तो ये कौन सा कंस्ट्रेंट हो गया बेटा, सेकेंड टाइप का कंस्ट्रेंट, दैट इज डोमेन कंस्ट्रेंट. कौन सा कंस्ट्रेंट, कितना टाइप का देखा आपने, 4 टाइप का, नल, नॉट नल, चेक, डिफॉल्ट. सबसे ज्यादा यूजफुल क्या है बेटा, चेक कंस्ट्रेंट, क्योंकि वो कॉलम में चेक कर देता है कि डेटा को मेंटेन रखता है बराबर. आप इंस्टेड हो, अगर आपने बोल दिया है कि भाई 10,000 से ग्रेटर देन होना चाहिए, 10,000 ग्रेटर देन नहीं लेगा, वो कोई भी गलती करेगा नहीं. आप इंस्टेड हो कि नहीं मेरा डेटा तो बराबर ही. राइट, नॉट नल भी बच्चों ज्यादा यूज होता है. ये तुम बता दोगे कि वो नल में अलाउ करूंगा नहीं, ये दोनों ज्यादा यूज होता है, चेक एंड नॉट नल. कब लिखना है उसको, टेबल को क्रिएट करते वक्त कॉलम के बाजू में लिख लेना है. ओके, लास्ट कंस्ट्रेंट है बच्चों जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं क्या, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, जो किससे अचीव होता है, फॉरेन की से अचीव. राइट बच्चों, हाँ आपको पता है कि अगर कोई बहू है, मतलब किसी और के घर का होगा, मतलब इधर का भी है और कहीं का भी है, उसके मम्मी भी है, मतलब उसके मायका भी और ससुराल भी है. राइट, तो सिमिलरली अगर कहीं पे कोई फॉरेन की है, कोई कॉलम फॉरेन की, मतलब उसका कोई प्राइमरी की भी होगा ना, जहां से वो रिफर कर रहा होगा. राइट, तो ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. Okay, the constraint identifies any column referencing the primary key in another table. It establishes a relationship between two columns of different tables. बच्चों पता है आपको, फॉरेन की और प्राइमरी की से हम दो टेबल के बीच में क्या बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं. क्या बनाते हैं, रिलेशन बिल्ड करते हैं दो टेबल के बीच में. ओके, कल हमने देखा था कि अगर मान लो कि एम्प्लॉय टेबल है और ये कौन सा टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल है, तो बच्चों एम्प्लॉय टेबल के लास्ट में एक डिपार्टमेंट आईडी भी होता है कि नहीं, और ये डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी होगा वो प्राइमरी की होगा. ये क्या होगा, प्राइमरी की. बट यहाँ पे जो हर एक एम्प्लॉय कोई डिपार्टमेंट आईडी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो ये क्या होगा, ये इसको रिफर कर रहा होगा, तो ये क्या है, इसका फॉरेन की. राइट, तो प्राइमरी की फॉरेन की के वजह से क्या होता है, दो कॉलम के, दो टेबल के बीच में क्या बिल्ड होता है, रिलेशन बिल्ड होता है. राइट, और हम जो ये सब पढ़ रहे हो कौन सा डीबीएमएस है बेटा, ये आरडीबीएमएस. आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डीबीएमएस, सारे टेबल के बीच में रिलेशन है. तो ये तो हम डेटा फेच कर पा रहे हैं. यहाँ से कुछ डेटा लाके देखो, मुझे जानना है कि इस एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, तो यहाँ से मैं उसका डिपार्टमेंट आईडी लूंगा, फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी में जाके यहाँ से उसका मैं फेच कर लूंगा डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट का लोकेशन, डिपार्टमेंट का मोबाइल नंबर. समझ में आया. तो स्टूडेंट्स, हाँ, तो इसको हम बोलते हैं क्या, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग फॉरेन की. ऐसा हम लोग बच्चों रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को हम किससे अचीव करते हैं, फॉरेन की से.
तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि क्या होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब। फॉरेन के प्राइमरी का तो समझ में आ गया, लेकिन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या है उसको हम समझते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे एक स्टूडेंट डिटेल्स है, ये तुम्हारा स्टूडेंट टेबल है और ये तुम्हारा लाइब्रेरी टेबल है। ये कौन सा है? स्टूडेंट टेबल और तुम्हारा लाइब्रेरी, राइट। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्राइमरी की क्या होगा? स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की, यस। जैसे यूनिक नंबर होगा 101, 102, 103 डॉट डॉट डॉट, राइट। और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी के स्टूडेंट के सारे डिटेल होंगे जो भी आपके कौन से आई कार्ड में, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और क्या क्या आता है, डेट ऑफ बर्थ, कौन से सेमेस्टर में है, राइट। ऑल द डिटेल्स आपके 50 एक डिटेल्स होंगे जो भी आपने 12th के बाद फॉर्म भरा था, सारे डिटेल आपके कॉलेज के पास अवेलेबल है, एड्रेस आपका अवेलेबल, सब अवेलेबल है, राइट। हाँ, ओके, समझ में आ गया, राइट। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा ना, ये आपकी लाइब्रेरी की डिटेल्स है, ओके। लाइब्रेरी में बच्चों भी एक कॉलम होगा जिसका नाम क्या होगा? स्टूडेंट आईडी। बच्चों आपको पता है लाइब्रेरी में एक बंदा 3 बुक भी ले सकता है, 4 बुक भी ले सकता है, 2 बुक भी ले सकता है। तो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट आईडी होगा ये क्या होगा? रिपीट होगा कि नहीं? क्योंकि देखो स्टूडेंट नंबर 101 ने भी कौन सा बुक लिया है। यहाँ पे बच्चों देखो, आप ये मैं मल्टीपल कॉलम्स नहीं बनाऊंगा, 2 ही कॉलम बनाऊंगा यहाँ पे। एक 101 ने क्या लिया बेटा? बुक 1 भी लिया है, 101 ने बुक 2 भी लिया है और 101 ने बुक 3 भी लिया है। वैसे ही बच्चों 102 ने क्या लिया है? बुक 4 लिया है, 102 ने बुक 1 का और एक कॉपी लिया है, राइट। समझ में आ गया? ऐसे जितने भी स्टूडेंट है ये यहाँ से होगा। बच्चों देखो अब इसमें प्राइमरी कौन सा है, फॉरेन की कौन सा है? स्टूडेंट आईडी क्या है? और ये स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है कि फॉरेन की है? प्राइमरी की। और ये वाला क्या बच्चों इधर से होना चाहिए कि नहीं? तो ये क्या है इसका? फॉरेन की। ये क्या है? फॉरेन की। बच्चों रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि ये जो फॉरेन की का जो डोमेन है, फॉरेन की का जो डोमेन है हमेशा किसका सबसेट होना चाहिए? प्राइमरी की का सबसेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या बेटा? कोई ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए लाइब्रेरी में जो कॉलेज के स्टूडेंट डिटेल में ही ना हो, जिसका रोल नंबर और यहाँ से आके क्या कर रहा है? बुक उठा रहा है। मान लो कि तुम्हारे इस कॉलेज में 250 नाम का कोई स्टूडेंट है ही नहीं, 250 नाम का कोई स्टूडेंट का एंट्री ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि 250 ने बुक 5 लिया है, 250 ने क्या लिया है? बुक 6 लिया है। ऐसा पॉसिबल है क्या? क्योंकि ये क्या है? फॉरेन की है। फॉरेन की हमेशा किस में होता है? इसके सबसेट के अंदर से ही होगा। इसको बोलते हैं बेटा कौन सी इंटीग्रिटी? ऐसा अगर मेंटेन्ड है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब समझ में आया क्या? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब कि जो फॉरेन की का कॉलम है हमेशा किसमें से होना पड़ेगा? प्राइमरी की के कॉलम का सबसेट होना पड़ेगा। सबसेट या तो इक्वल भी हो सकता है, सारे बच्चे भी ले गए बुक तो भी चलेगा, लेकिन उसके बाहर का नहीं होगा। यानी स्टूडेंट में एंट्री नहीं है लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रहा है? बुक ले रहा है। पॉसिबल है क्या? या तो आपने स्टूडेंट को मान लो पहले बच्चों सुनो, ओके ये समझ में आ गया, यस। बच्चों यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है एक प्रॉब्लम और होगा? मान लो कि कल उठ के 102 वाला बच्चा क्या हो गया? कॉलेज छोड़ के चला गया। क्या चला गया? 102 नाम का बच्चा कॉलेज छोड़ के उसको आपने निकाल दिया कोई काम से। तो बेटा यहाँ पे ये रिकॉर्ड रहना चाहिए क्या? 102 के कोई भी रिकॉर्ड? क्योंकि मैंने क्या बोला कि हमेशा ये जो फॉरेन की है किसका सबसेट होना पड़ेगा? प्राइमरी की का। तो यहाँ पे 102 निकल गया तो हमें इधर से भी 102 को निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, ऐसा थोड़ी कॉलेज से निकल गया लेकिन लाइब्रेरी में रोज आता है बुक लेता रहता है। अलाउड है ये? कॉलेज से निकल चुका है, उसको निकाल दिया गया है, फिर भी लाइब्रेरी में आके क्या कर रहा है? रोज बुक्स का ट्रांजेक्शन करता है। सो ये दिस इज नॉट अलाउड। तो स्टूडेंट्स तो देखो डिलीट हुआ एक टेबल में, लेकिन 102 मान लो 50 बार ट्रांजेक्शन है, तो 102 के 50 रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बच्चों आपको अभी गड़बड़ है ना। देखो प्राइमरी के डिलीट यहाँ से हो रहा है लेकिन यहाँ पे भी सारा डिलीट होना चाहिए। बच्चों उसके लिए कोडिंग में हमें लिखना पड़ता है ऑन डिलीट कास्केड। क्या लिखना पड़ता है? ऑन डिलीट कास्केड। ऑन डिलीट कास्केड का मतलब क्या? अगर मैं 102 प्राइमरी की का डिलीट करूं, जहां भी फॉरेन की में 102 है वो सारे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाने चाहिए।
बच्चों ये कोड आप लिखना भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? ऑन डिलीट कास्केड, ये लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको कंप्लीटली डिलीट करना चाहता हूं, और एक आता है ऑन डिलीट सेट नल। क्या आता है? ऑन डिलीट सेट नल, मतलब ये सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे? नल हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या? फिर से सुनो, प्रिसाइजली सुनो। फॉरेन की का जो डोमेन सेट है किसका सबसेट होना पड़ेगा? प्राइमरी की का सबसेट है, तो इक्वल टू होना ही पड़ेगा। वो कौन इंश्योर करता है? फॉरेन की इंश्योर करता है। आपने अगर फॉरेन की लगाया है मतलब इतना तो करेगा ही करेगा। और इसी को क्या कहा जाता है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। मतलब यहाँ से जो उसको रेफरेंस कर रहा है ना, इधर से उधर क्या कर रहा है? रेफरेंस कर रहा है, उसमें वो इंटीग्रिटी मेंटेन है वाला, राइट? और मैंने क्या बताया? ऑन डिलीट कास्केड और ऑन डिलीट सेटनल क्या है? सेटनल क्या है? अगर कोई प्राइमरी की से डिलीट हो गया तो यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वायलेट हो गया ना। अगर 102 यहाँ से निकल गया लेकिन फिर भी 102 है, कौन वायलेट हो गया? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, क्योंकि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या कहता है? ये कॉलम उसका सबसेट होना चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं ऑन डिलीट कास्केड, यानी यहाँ पे डिलीट करोगे तो जहां जहां उसके फॉरेन की वो सारे क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे। और दूसरा क्या आता है? ऑन डिलीट सेट नल, राइट? लेट्स सी, समझ में आ गया बच्चों कॉन्सेप्ट? हाँ, लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए फॉरेन की को हम कैसे डिक्लेयर करें? क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। बच्चों यस, डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की हमने जो हमारे वाले केस में देखा था, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की होता है, डिपार्टमेंट 101, 102, 103, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम होगा, राइट? हाँ, तो क्या लिखा? क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट बच्चों यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी क्या है? यहाँ पे हमारा प्राइमरी की है, ओके? और एक टेबल होगा जिसका नाम क्या होगा? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय टेबल होगा। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्या होगा? प्राइमरी की होगा, यस सर नो? लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी क्या होगा बेटा? फॉरेन की होगा। ये फॉरेन की है, किसको रिफर कर रहा है? इसके प्राइमरी की को रिफर कर रहा है। बच्चों एक टेबल में कितने भी फॉरेन की हो सकते हैं? क्या बोला मैंने? एक टेबल में कितने भी फॉरेन की हो सकते हैं, लेकिन एक टेबल में कितने प्राइमरी की होंगे? एक ही होंगे, राइट? तो देखो बच्चों ऐसा जरूरी नहीं कि इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की होता है तो डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की नहीं हो सकता। हो सकता है, क्या बोला मैंने? एक टेबल में कितने भी फॉरेन की हो सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे बच्चों हर एक एम्प्लॉय E1 है, E2 है, E3 है, शायद ये दोनों, ये E1 भी D101 में काम कर रहा है, E2 भी किस में काम कर रहा है? D101 में, राइट? क्योंकि D101 हमारा क्या है? डिपार्टमेंट है, ओके? तो आपने बच्चों यहाँ पे किसको डिक्लेयर किया? प्राइमरी की, इस डिपार्टमेंट आईडी को प्राइमरी की डिक्लेयर किया, ओके? हाँ, और उसका नाम क्या दिया? दूसरा, और एक दूसरा भी कॉलम बना है जिसका नाम क्या था? डिपार्टमेंट नेम, और उसका वेरिएबल और साइज दिया 10। बच्चों देखो अब हमने दूसरा एक क्रिएट टेबल किया जिसका नाम क्या है? एम्प्लॉय टेबल। तो इसको आपने प्राइमरी के किसको बनाया बेटा? एम्प्लॉय आईडी को। ये आपका एम्प्लॉय आईडी है, राइट? डिपार्टमेंट आईडी और एक डिपार्टमेंट आईडी बनाया, राइट? सब बच्चों लिखा डिपार्टमेंट आईडी। देखो ये वाला डिपार्टमेंट आईडी है ना, डिपार्टमेंट सिटी हो सकता है, सैलरी। लेकिन बच्चों देखो ये टेबल लेवल डिक्लेयर क्या कर दिया? फॉरेन की क्या लिख दिया? फॉरेन की किसको बना दिया? डिपार्टमेंट आईडी को। यानी ये तुम्हारा क्या बन गया? फॉरेन की, बराबर। और देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना बच्चों, फॉरेन की में प्राइमरी की खाली बाजू में लिख देते थे, लेकिन फॉरेन की में ये भी बताना पड़ेगा किसको रिफर कर रहा है। खाली बोल देने से थोड़ी होगा डिपार्टमेंट आईडी मेरा फॉरेन की है। क्या लिखा गया? फॉरेन की ब्रैकेट ओपन, डिपार्टमेंट आईडी मेरा फॉरेन की, जो किसको रेफरेंस कर रहा है? डिपार्टमेंट टेबल के, डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट टेबल की किसको रिफर कर रहा है? डिपार्टमेंट आईडी को कर रहा है। ये डिपार्टमेंट टेबल है ना हमारा, ऊपर हमने डिक्लेयर किया ना डिपार्टमेंट टेबल, ये डिपार्टमेंट टेबल है। और ये कौन सा टेबल है? ये तुम्हारा EMP अंडरस्कोर टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है ना? हम अभी कौन सा बच्चों पहले आपने किसका कौन सा टेबल क्रिएट कर दिया? डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट कर दिया। पहले आपने कौन सा टेबल क्रिएट कर दिया? डिपार्टमेंट। बच्चों देखो सिंपल है, बीवी होने के लिए पहले हस्बैंड तो होना पड़ेगा। बंदी की शादी नहीं होगा, बीवी हो कैसा चलेगा? हाँ, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले प्राइमरी की वाला टेबल बनाना पड़ेगा, बाद में तुम किसका बनाओगे? फॉरेन की रेफरेंस लोगे ना, इसलिए पहले किसका हुआ है? देखो कौन बनाया? पहले प्राइमरी की बना है। पहले क्या बना है? प्राइमरी की। फिर बच्चों कौन आया? एम्प्लॉय टेबल बना, और एम्प्लॉय टेबल में लिखा गया कि डिपार्टमेंट जो आईडी है इधर का, ये कौन है? फॉरेन की है, और किसको रेफरेंस कर रहा है? किसको रेफरेंस कर रहा है? तो डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी को रेफर कर। समझ में आया बच्चों? लेकिन मैंने क्या बोला, अभी भी वो प्रॉब्लम है ना, कौन सा वाला? ऑन डिलीट कास्केड, ऑन डिलीट सेटनल, राइट? तो बच्चों यहाँ पे देखो ये है ऑन डिलीट कास्केड, ऑन डिलीट सेटनल। ये कहाँ पे लिखोगे? लास्ट पे लिख दोगे, और एक लाइन ऐड कर दोगे। ये लिखने के बाद क्या लिख दोगे? ऑन डिलीट कास्केड। मतलब अब क्या होगा ऑन डिलीट कास्केड लिखने से?
अगर प्राइमरी की का टेबल का कुछ डिलीट हुआ, यानी बच्चों यहाँ पे हमारे केस में अगर कोई डिपार्टमेंट ही डिलीट हो गया, अब वो एम्प्लॉय कहाँ से रहेंगे? हाँ, बीकॉम बोले कॉलेज से बीकॉम ही निकल चुका है, बोले बीकॉम के बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, सर नहीं है, कुछ भी नहीं है, जगह ही नहीं है बीकॉम का, बोले बीकॉम के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो डिपार्टमेंट ही नहीं रहे तो उसके सारे एम्प्लॉय भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाने चाहिए, राइट? तो उसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट में खाली लिख देना है क्या, ऑन डिलीट कास्केड, और एक आता है ऑन डिलीट सेट नल। ऑन डिलीट सेट नल लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इफ यू डू नॉट नीड टू रिमूव द records from the reference table, then need to delete from the primary table, we can set the reference column to null for corresponding. This can be, मतलब in this case when you perform the delete operation on primary table, it will delete primary and set value null to the corresponding column in the reference table। यानी या इस केस में क्या होगा, अगर D10 को निकाल दोगे तो यहाँ पे ये सब क्या हो जाएंगे, नल नल सब नल हो जाएंगे, जो भी 101 वाला एंट्री था ना वो सारे क्या हो जाएंगे, नल नल हो जाएंगे। और बच्चों ज़्यादातर क्या यूज करते हैं, ऑन डिलीट कास्केड, क्योंकि ऑन डिलीट कास्केड करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। यहाँ से तुमने डिपार्टमेंट को डिलीट मारा, वहाँ पे सारे एम्प्लॉय भी डिलीट, राइट? यहाँ पे तुमने 102 नंबर के स्टूडेंट को डिलीट मारा, यहाँ पे उसने जो भी बुक्स लिया था वो सब गायब, वो रिकॉर्ड है ही नहीं। तो हम लोग बच्चों ऑन डिलीट कास्केड भी यूज कर सकते हैं, ज़्यादातर ये यूज होता है। समझ में आ गया बच्चों? सो दिस इज नथिंग बट योर व्हाट, क्या है बेटा ये, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो आपने कितने टाइप का इंटीग्रिटी देखा बेटा, यहाँ पे 3 टाइप्स के इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या है, ये सब इंटीग्रिटी कांस्टेंट है, आईसी आ गया फिर से, क्या है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या, शर्त। इंटीग्रिटी का मतलब क्या, वो रूल्स को मैनेज रखना, मैंने जो रूल्स बोला है उसको ऑल द टाइम आपको फॉलो करते रहना है, मतलब आप इंटीग्रिटी। समझ में आया? मैंने एग्जांपल किसका दिया, बॉब एंड अलाइस का, कि यहाँ से कुछ भेजा था, यहाँ मॉडिफाई हो गया तो अब इंटीग्रिटी नहीं है, राइट? 3 लेवल का इंटीग्रिटी कांस्टेंट, कितने लेवल का है, 3 लेवल का है। एक एंटिटी इंटीग्रिटी, डोमेन इंटीग्रिटी एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ER डायग्राम बन गया, कौन सा डायग्राम बन गया, ER डायग्राम, ऐसा याद रख लो, ER डायग्राम, ERD। एंटिटी इंटीग्रिटी बच्चों कौन अचीव करवाता है, प्राइमरी की। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कौन अचीव करता है, फॉरेन की। बच्चों रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या, कि फॉरेन की का जो डोमेन होगा इट शुड बी सबसेट एंड इक्वल टू ऑफ व्हाट, प्राइमरी की डोमेन, राइट? सबसेट और इक्वल होना पड़ेगा, ये खाली फॉर्मूला याद रख लो। फॉरेन की का डोमेन क्या होना पड़ेगा, डोमेन का मतलब क्या बेटा, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट। मैंने जैसा एग्जांपल दिया, डोमेन का एग्जांपल क्या दिया, कॉलेज, कि आपके सिटी में इतने ही कॉलेज, उतने में से आप सिलेक्ट करना पड़ेगा, बाहर से नहीं कर पाओगे, राइट? ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट, ओके। हाँ, फॉरेन की बच्चों देखो, डीमार्ट में जितना साबुन बिकता है वो उसका डोमेन है, तुम उसके अलावा जाके कोई मांगोगे अफ्रीकन साबुन भाई ये मुझे लाओ, तो वो कहाँ से देगा, उसका डोमेन के बाहर है, राइट? सो फॉरेन की का डोमेन शुड बी सबसेट इक्वल टू प्राइमरी की डोमेन, ये बोलता है रेफरेंस इंटीग्रिटी। और डोमेन इंटीग्रिटी में बच्चों एक कॉलम के लिए वो चेक करते हैं कि ये सब फुलफिल होना ही चाहिए। मैं नल लगा दूंगा तो नल को भी अलाउ करेगा, मैं डिफॉल्ट लगा दूंगा क्या करेगा, तो कुछ नहीं डालोगे तो डिफॉल्ट उसने वैल्यू ले लेगा। बच्चों नॉट नल करूंगा तो उसमें नल लेगा ही नहीं, और चेक कंस्ट्रेंट डाल दूंगा तो हमेशा कोई भी एंट्री करने से पहले वो चेक करेगा कि ये जो कंडीशन है, शर्त है, वो हमेशा सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। और बच्चों इसमें हमने 2 लेवल देखा कि आप टेबल लेवल पे भी कर सकते हो एंड कॉलम लेवल पे भी कर सकते हो, लेकिन जो चेक कंस्ट्रेंट वाले जनरली वो किस में लेवल पे होते हैं, कॉलम लेवल